Good evening, friends, and welcome all once again. This is a fantastic topic of using budget on capital market. So a wonderful panel with us. First of all, for the support of all the organization and our today's guest speaker, yes, welcome. अभी ये डबल माइक चल रहा है, कहीं पे डिस्टर्बेंस हो रहा है, थोड़ा सा आवाज जो है ना क्लियर नहीं आ रही है। दो माइक चल रहे हैं जगह से कहीं से तो जो नहीं इनका माइक बंद कर दीजिए, जब आपका टर्न आए तब माइक ऑन करिए। Would like to welcome all our all the organization, all the association, and all our today's guest speaker Sandeep Jain ji, James fame, and who has done extensive study from last 2 days. We are seeing him on Z Business, and today he back to Jaipur and study more for our today's session as well. Extensive research on all the different sector. So we welcome you all. And would like to request Manoj Parakh ji for welcome address. Over to you, Manoj ji, who is the secretary at Tax Law Bar Association Bhopal. So welcome you, sir. Sir, I think you are on mute, sir. जी, राइट। वेल, आज का ये जो बजट का आयोजन किया गया है, आई एम हियरिंग, यस, वॉइस आ रहा है? यस, थैंक यू। माय सेल्फ मनोज पारक, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम अलग अलग फर्म्स को, आपने फोरम्स को जोड़ा आज के इस आयोजन में और हमें मौका दिया संदीप जैन साहब को सुनने का। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ विराट जी। और हमारे साथ नरेश जी हैं, जो हमारे साथ परसों भी थे बजट उसमें, और बहुत ही अच्छा, उनका सुन के बहुत ही आनंद आता है और उनके गाइडेंस की हम सबको जरूरत भी है। साथ ही हमारे साथ मुदित बंसाली जी हैं, मैं उनका वेलकम करता हूं और सभी लोगों का वेलकम करता हूं कि आप सब भोपाल पधारें जो बाहर के लोग हैं, और आपका गाइडेंस हमें फ्यूचर में मिलता रहे, इसी उम्मीद के साथ मैं विराट जी को देता हूं। विराट जी, हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ विराट जी की आवाज नहीं आ रही है। हाँ, कुछ नेटवर्क इशू लग रहा है मेरे को आज। विराट जी, कुछ नेटवर्क इशू लग रहा है। विराट जी आवाज नहीं आ रही है। इतनी विराट जी आवाज नहीं आ रही है। विराट जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। केक खोल के देखो एक बार। नो नो, वॉइस प्रॉब्लम। विराट जी आवाज नहीं आ रही है प्रॉब्लम। I think मेरी आवाज आ रही है? till the time Virag ji join, let's start with welcome by our different organizations head, so that meanwhile we can save his time. So KK Pandey ji, till the time Virag joins, once we can start with our welcome, and so please. जी सबको नमस्कार। मैं लेक सिटी ऑफ भोपाल से केके पांडे, ट्रेजरर बीटीपीए, आप सबका स्वागत करता हूँ। नरेश जी, विराग जी, दिलकुश जी, मुदित जी, मैं जैन साहब के बारे में एक चीज कहना चाहूंगा। मैं 2016-17 से पूरी तरह इनको फॉलो कर रहा हूँ। रोज आज भी मान के चले कि रोज 9:30 बजे मैं ये वेट करता हूँ कि जैन साहब कब आएंगे। और मैं सबसे जैन साहब से यही बोलूंगा कि जैन साहब कर कैसे लेते हैं ऐसा।
अरे कैसे कर लेते हैं आप? यस सर। तो मेरे सर रोज सर मैं आपको बहुत बड़ा फॉलोअर सर, रोज सुनता हूं सर मैं आपको, और 2016 से जब से आप CNBC में थे तब से सुन रहा हूं सर मैं आपको। थैंक यू सो मच। इनफैक्ट जब सीए और आप लोग जैसे सीनियर लोग और दिग्गज, मैं तो यही बोलूंगा क्योंकि मेरे को सीए का बहुत रिस्पेक्ट है, और मैं सीए से कोई भी रिक्वेस्ट आती है कहीं भी एसोसिएशन से, नरेश जी साहब और विराट जी, और जब सीए का नाम लेते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये चीज मैं कर नहीं पाया था। मैंने सीए इसीलिए ज्वाइन नहीं किया कि मुझे लगता मैं होऊंगा या नहीं होऊंगा, पता नहीं, एमबीए इन फाइनेंस कर लो। सो आई रियली हैव ह्यूज रिगार्ड्स फॉर सीएस, एंड जब आप लोग बोलते हैं सर तो इट इज एक्चुअली ओवरवेलमिंग फॉर मी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, थैंक यू। मैं नरेश जी को यहाँ पे वेलकम करूंगा। नरेश जी is a qualified fellow member of an institute having experience of more than 35 years in audit, direct and indirect company law matters, legal matters, criminal and civil, project funding and various vertical relevant to corporate and personal advisory for fund management, investment, having set up all over India, abroad, with team of qualified CAs and MBA and advocate working in association. Sir has worked as audit articleship with renowned Khimji Kuvarji and Company, Chartered Accountant Mumbai, having wide experience of corporate audit and their legal matters, including taxation. Sir is also known as Dhoot Market Guru, having SEBI registered research or analyst team on equity and debt. So with this introduction, we welcome Naresh Dhoot ji on our platform once again, and would like to request sir to address the gathering. Over to you, Naresh ji. First of all, welcome to all the participants and the speakers, and I welcome Sandeep ji. And Sandeep ji accepted my invitation on a very short notice, so it is my pleasure. So because he appreciated all CAs, but I appreciate him because investors wants to listen you. So I will shortly deliver my lecture on union budget, and then I will give the mic to Sandeep ji for the budget, because he is very busy today. He has marriage in his family, so he has to attend, and he will have to immediately rush from here to at wedding place. So the union budget 2022-23, what it means for businesses. The present budget has made fair choices to build a better business environment, essentially to boost both hardware and software building blocks for our nation. Once a year, the budget day brings perhaps the largest congregation of views. This time, too, is no exceptions. Rims have been returned, loads have been spoken already. In spite of this widespread wrangling on this subject, let's lay down 5 decisive takeaways which could help to shape the Indian forces environment. Capacity creation, the budget is focused on making Indian economy future ready. The content, if executed fairly well, is expected to make an Indian business more resilient. Let me explain. The single most important aspect is the huge capital expenditure plan expected in 2022-23 to be rupees 7.5 lakhs crore, up from rupees 5.5 lakhs crore. Think of steel, cement, glass, plastic, bricks, refractory businesses. The capex will have a multiplier effect between 3x to 5x in 3 to 5 years, and that is massive. The recently introduced digital platform, Creation Act, Prime Minister Gati Shakti, connecting 16 ministries, including railways and roadways, for coordinating implementation of infrastructure connectivity project should be a game change. This is because within the government, the left hand does not often know what the right hand is doing. Software, this is the softer side of capacity building. First, to provide better education, for example, digital university, teaching students through 200 TV channels in regional languages to make up for 2 years lost time due to COVID. Next, health and sanitation. National Digital Health Ecosystem Mental Health Program, 4 crores more household with piped water, etc. If the quality of life improves, every business progresses to provide people with commitment, goods and services. Digital currency and more certainty. The digital currency market is globally worth about $2
2 trillion US dollar with over 12,000 types. Thus, it is a very hard to ignore and dispel. The two important steps for this assets class the budget documents have exposed. Digital currency legalization. Short of RBI to introduce digital rupee this year, this will provide the cryptocurrency user, the genuine ones, a verifiable technology to deal with. Taxation credits at 30% taxation, there is now certainty with regard to its appropriate taxability. It will also provide some audit trail for the transaction. What is missing is GST applicability. This would have provided a better audit trail for crypto transactions and hopefully help to prevent some frauds taking place in this arena. This step being an official version of crypto and will nearly discourages the current genre of private virtual coins. The development would help the businesses to deal in this mode of currency much better. Agri-Start embroidery. The ecosystem of startup in India is simply galloping. The good news is the budget recognized the importance. One move is regarding full tax holidays for startup incorporation extended by 1 more year till 31st March 2023. Another good step is to focus on agri-startup. A fund will be set up through NABARD to finance agri-tech startups supporting food producers, farm rental services, etc. and rural enterprise relevant to farming. This should open up new vistas of opportunities to entrepreneurs in the rural area. Atmanirbhar bolsters significant Make in India steps announced, one adjusting custom duties in several items such that to reduce import duties on raw material so that Indian manufacturers can import and produce. The enhanced duties for finished goods to make imports expensive, encouraging domestic purchases. Second, the thinking has radically changed, incurring defense-related expenditure, which were earlier mostly import-focused. About 2/3 of procurement has been earmarked from domestic sources. In fact, defined in defense R&D to be opened up for private startup, what an opportunity of Indian businesses. The finance minister has did so many things which will help to the Indian manufacturers. Climate fights against booster dose, solar and wind energy is the ultimate answer to get rid of the global warming issues. To garner solar modular manufacturing, rupees 19,500 crores allocated for an expanded performance linked incentive scheme and for other measures. This should reduce import dependence, which is almost now at 80%, and help India to reach 2030 target of 280 GW solar capacity, new vistas of are there any risk? There is a risk of inflation worry. The fiscal deficit this year will be around 6.9%. It is targeted to be 6.4% next year. This is against the earlier target set of 3%. Up to 4% is manageable. Deficit financing essentially involves printing of money. By its very nature, it is inflationary. But any oil and other prices hike, cost could arise and the ability to pass may be limited for the business. Disinvestment too less. The government should not normally be in the business of running businesses. There are lots of companies that needs to be private. But only rupees 65,000 crores have been budgeted for disinvestment next year. The figure should have been 3 times more. These are good coffers to put behind infrastructure and social welfare. If the tax buoyancy assumed in the budget is not achieved, there is very risk of many of the decent projects not taking off due to lack of money, adversely affecting the businesses. Pros and cons are two sides of any coins. This year's Union budget is no different. No government has unlimited resources to please everyone. The present budget has made fair choices to build a better business environment, essentially to boost both hardware and software building blocks for our nation. Unless there is another black swan-like event happening, it is reasonable to expect the country to grow 9% in real terms. And please note, it will be one of the best of the world. I conclude my
my views on the budget. Now I would like, because I have covered most of the areas which will be affected by this budget and which companies will be affected. Sandeep ji can explain you better, because each and every sectors I have covered what is given in the budget. So now I welcome Sandeep ji to highlight the impact on capital market of this budget. So Sandeep ji, welcome. Welcome, Sandeep sir. Before Sandeep sir will start the address, first would like to invite Advocate Dhruvin Mehta ji from Ahmedabad to address the attendees, who is representing all Gujarat Federation of Tax Practitioners. So over to you, Dhruvin bhai. Thank you, sir. Sir, this is the yes topic. Nowadays, we are much concerned about everyone invest in the share market, and everyone is concerned whether what effect will be on my investment and on my portfolio. That is the first concern for every people when budget is coming. So this is the best topic to talk about the things and for our members and for ourselves also, sir. So this is a good. We also welcome CA Rupesh Jain, who is the Chief Product Officer at eMSME. Would like to request Rupesh bhai to welcome all the attendees. Over to you, Rupesh ji. Hi, sir. Hi, everyone. Welcome, Sandeep ji. Welcome, Dilkush ji. So it's a pleasure to be with all of you. It's a pleasure to be with all of you, and I hope we'll get some good insights from Sandeep ji and think. Budget has been good, and let us see what we get. Thank you, Rupesh bhai. And before we know this booster budget, what everyone is telling, would like to invite CA Mudit Bhansali, who is the convener for Legal and Taxation Cell at Therapy Provision Forum Mumbai, to introduce our today's guest speaker, Sandeep Jain ji. So over to you, Mudit bhai. Thank you, Viraj bhai, for the invitation. And of course, everyone knows who Sandeep Jain is and the knowledge or the reservoir of knowledge he is. But as a formal introduction, I would like to introduce our today's speaker, Sandeep Jain. He's a co-founder of TradeShift, a leading commodity, equity, and currency derivative broker in India. He's among the few of the prominent speakers for the broking industry and has served on the several committees. To name them, he is a member secretary of Rajasthan Exchange Member of Association and the National Executive Member of Commodity Participants Association of India. Of course, it's a pride moment for me as well, being an alumni of Mithai. He graduated from Mithai and he did his MBA from KJ Somaiya College. And of course, he has won the CNBC Award, जो हम normally देखते हैं, CNBC Awards Best of the Quarters, IPL Positional Maha Mukabla, and Awards champion for the year 2013. And now he's a member of the exclusive panel of the analyst on the Z business. And कौन कहता है कि startups ही multiple में results देते हैं? I mean, when we talk about the multiples, it's all about startups. हम सोचते हैं कि यार startups का जो return आता है वो multiple में आता है. तो मैं आप सबसे request करूंगा एक बार संदीप जी के picks को अपने portfolio में लेके तो देखो, you will get the returns in the multiplier. One more request to Sandeep ji, and when your camera was on, you were munching something, आप कुछ खा रहे थे. So आपने input तो ले लिया, अभी आपकी ये double जिम्मेदारी बन जाती है कि आप output double दीजिए सर. And I mean, lot of lot of viewers or the investors are looking forward for your top picks, of course, and all over to you. We are look forward to hear from you. Thank you so much. Thank you so much. Yes, sir. Yeah. Sir, all virtual stage is yours. Just want to tell everyone that we have an interactive session also, question answer session also. In the last time also when we have called Sandeep bhai, it's a great session, a very long session, but very interesting, and got so many views on YouTube channel of Sandeep ji as well, and on Connect Easy as well. A fantastic session. We cannot forget that contribution, or that memory still in our mind.
So we are thank you Sandeep bhai once more, and we are live on apart from GoToWebinar, we are live on YouTube, Twitter, Facebook, and LinkedIn as well on all the platforms. So now would like to welcome Sandeep Jain sir for entire session is all yours, sir. जैसे बोलते stage is all yours, your virtual screen is all yours, sir. Over to you, sir. Thank you so much. First of all, Bhansali, generous and lavish introduction. In fact, you know, Mithibai College, so that linkage always, you know, bring smile on my face also. And everyone, in fact, I never knew that, you know, all of you were like actually following me so much, and Jain साहब के gems को actually खरीदते भी हैं लोग, और इतना multi-bagger returns आप लोगों ने बनाया. As you rightly said, you know, I really like the way he told that it's not only startups which gives, you know, multi-bagger returns. There are so many small caps, mid caps, micro caps which actually give multiple returns, and we have tried to do that in last you know, I have been there on the TV channel since last 15 years, but in last 1.5 years what we have done is Anil ji and me, we started this series called Jain Saab Ke Gems, where you do intensive research on the under researched stocks. Actually people don't see, if I talk about TCS or if I talk about ITC or if I talk about any of these Infosys of the world, I don't think, you know, people will be more interested in doing that because already they are over researched. So we want to do under researched stocks, and we want to actually present good stocks, and there are so many good ideas. And nowadays, being government, even in the budget also, we have seen how they are focused on the MSMEs and how compliance have actually crept into the minds of the people and even the corporates, and how people have actually started working on governance. So I feel these mid caps and small caps, their future is tremendous. And the way, you know, the government has come up with so many measures, I must say that, you know, they have actually worked on digitalization. Digitization and digitalization is basically the theme. Somehow everywhere they have tried to, you know, implement that. Even in Agri Info, they are talking about, say, all these in the agricultural sector, they are talking about drones, passports, they are talking about e-passports. And in the last budget also, and even the budget was also a digital budget for the first time in the life. Nahi to briefcase aati hai and, you know, you see that budget. So it was a growth oriented budget, no doubt. Lots of positives were there, and the big positive was that there was negative. And it was capex oriented. Yes, 7.5 lakh crore, that is like 35-37% higher than the previous budget. So that is actually touching all the sectors, and it's a pragmatic and a progressive budget. The best part is they have been trying to work on the implementation also. They have been actually working on the pragmatism, they have been working on the progressiveness, and I think it is actually building Atmanirbhar Bharat, and lots of the policies are in sync with what they have done in the past. And there is a typical, you know, thought process going on in the minds of the ministry, in the minds of the Prime Minister also, or the FM, that they have to digitalize the Indian economy. And one thing I have seen, you know, in this budget, that government has understood that India is the IT backbone of the world, and they have tried to implement that digitalization in India also. In the past, Sandeep ji, I will interfere. So many viewers want in Hindi, so you mix Hindi and English. Please. सर मैं तो हिंदी में तो मैं दिल से बात करता हूं, और इंग्लिश में मैं दिमाग से बात करता हूं. और लास्ट टाइम आई स्टार्टेड स्पीकिंग इन हिंदी, so lots of people from, I think, South India also participated last time. So I think it was more than 20,000 people who participated in your event, I think, as you have given me the numbers. तो वो लोग सब लोग इंग्लिश करने लग गए थे. But now I can understand, and in fact जब भोपाल आ जाता है, हमारा राजस्थान आता है या सेंट्रल इंडिया आता है, तो हम तो हमेशा बात करते हैं हिंदी में. नॉर्थ सेंट्रल, तो हिंदी always works better, and you know, somehow we will talk in English also in between, and Hindi English mix करेंगे and English करेंगे. So let us start with, you know, the presentation, and I have just tried to, you know, bring in the important points, and I've tried to highlight which are the beneficiary companies because of these measures. So with every announcement, there is a beneficiary company's name written in that presentation.
तो देखते हैं, प्रेजेंटेशन को शेयर करते हैं एक बार और स्टार्ट करते हैं, बिकॉज दूध साहब ने बहुत अच्छे से टोन स्टार्ट कर दिया। पूरे आज जो सेमिनार है उसमें उन्होंने जो पॉलिसीज को लेकर जो बातचीत की, और मुझे ऐसा लगता है कि टैक्सेशन को लेकर रादर देन मी कवरिंग अप, आई थिंक आप लोग कवर करेंगे तो और बेहतर होगा। और मैं ज्यादा सेक्टर स्पेसिफिक बात करूंगा और मैं ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि मैं हर वेबिनार में जाता हूं तो सबसे ज्यादा डिमांड एक ही चीज की रहती है, वो है कि यहाँ पे भी वेबिनार के लिए जो जेम्स देना चाहते हो, तो मैं जैन साहब के जेम्स या जेम्स बाय जैन साहब, जो कि विराग जी ने और दूध साहब ने जो इस बार का टर्म रखा है, तो वो जरूर दूंगा मैं। आपने 5 मांगे थे, मैं 6 दूंगा। सर 10 चाहिएंगे। अच्छा ठीक है, वो भी है, वो प्रेजेंटेशन में मिल जाएगा। और वहां पे मैं बोल दूंगा कि ठीक है ये जेम नहीं है तो एटलीस्ट उसके बीच में है। जस्ट सेकंड, हाँ हेलो, हाँ ये शेयरेबल है ना प्रेजेंटेशन? हेलो, इट इज शेयरेबल। या तो मैं स्टार्ट कर दूं प्रेजेंटेशन? हाँ यस यस यस, हाँ ठीक है, शेयर। तो जनरली हर बजट में हम लोग फिस्कल डेफिसिट के नंबर्स को देखते हैं, बट पिछले बजट से फिस्कल डेफिसिट को लेकर जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया और उसके बाद जो मार्केट में आग लगी कि वो कहीं ना कहीं वो यूएस वाला अप्रोच इंडिया में दिखने लग गया। एंड दिस टाइम आल्सो जो उन्होंने प्रपोज किया फिस्कल डेफिसिट 4.5% ऑफ जीडीपी बाय 25-26 और 6.4% 22-23 एंड 6.9 21-22 का रिवाइज था। सो बेसिकली जीडीपी को बहुत ज्यादा अब सिग्निफिकेंस उस तरीके से देने नहीं लगे हैं। एंड पोस्ट कोरोना आई थिंक यू नो दैट सिग्निफिकेंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट, though in every budget this is the key factor, key number which everyone looks for, every analyst, but this time मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं डायरेक्ट टैक्सेस को लेकर काफी चीजें एक्सपेक्ट कर रहा था। दो मतलब मैं इस फ्रंट पे बोलूंगा कि बहुत कुछ आया नहीं, बिकॉज 80C 80D में होम लोन को लेकर कुछ अनाउंसमेंट्स एक्सपेक्टेड थे। क्योंकि देखिए आप पोस्ट कोरोना जिस तरीके से लिक्विडिटी इंजेक्ट हुई है वेबिनार कंट्री में, एम आई ऑडिबल? दूध साहब सुनाई दे रहा? विराग जी? हाँ सर, हाँ सर। या यस सर। मुझे क्या सिर्फ स्क्रीन दिख रहा है मुझे और आगे कुछ नहीं दिख रहा है। तो नहीं, और ये जो भी अपन डिस्कशन कर रहे हैं ये यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, सब जगह साइमल्टेनियसली रिले हो रहा है। ओके ओके, तो विराग प्लीज इन्फॉर्म टू ऑल। सो ठीक है, फिस्कल डेफिसिट की हम बात कर रहे थे। इनकम टैक्स की मैं बात कर रहा था। देखिए कुछ इनकम टैक्स को लेकर एक चीज आई थी कि भाई वो रिवाइज कर सकते हैं आप कुछ पेनल्टी देके, और 2 साल तक की, और पुरानी चीज एलटीसीजी को लेकर एक जो नॉन लिस्टेड कंपनीज और दूसरे एसेट क्लासेस नॉट इक्विटीज, वहां पे जो एलटीसीजी सरचार्ज है वो 15% का कैप लगाया। और एक जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को जो मैक का बेनिफिट दिया। यहाँ पे क्या होता है, जो ये फार्मर्स की जो एफपीओज होती है, और क्योंकि आजकल एग्रीकल्चर में काफी कोऑपरेटिव्स काम करती है और गवर्नमेंट को अब कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर जीडीपी जिसको प्रमोट करना बहुत जरूरी है, और लास्ट में भी दिखा कि आजकल एग्रीकल्चर जीडीपी बेहतर भी हो रही है, तो ये वहां पे भी इन्होंने इसको टच किया। फिर कॉर्पोरेट सरचार्ज और ये इसके बारे में कुछ हुआ। एक डिसेबल जो पर्सन्स है उनको टैक्स रिलीफ दी गई है थोड़ी सी। सो ओवरऑल क्रिप्टो का ये थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही है। समहाउ क्रिप्टो को अब 30% टैक्स स्लैब में ले आए, और कहीं ना कहीं लोगों को लगने लगा कि ये लीगैलिटी में आ गया है, और टैक्स लगा दिया आपने, टीडीएस लगा दिया, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो लीगलाइज्ड स्टेटस है कहीं ना कहीं मुझे वो दिख रहा है इसमें। और लोगों ने अकाउंट ओपनिंग और ये सब अब जोर शोर से शायद स्टार्ट वापस से कर दिया है, बट स्टिल आई एम मतलब मैं थोड़ा सा स्केप्टिक हूं। और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो एनएफटीज और ये सब भी सारी चीजों को कवर किया है, और सरकार ने खुद ने भी अपनी एक डिजिटल करेंसी अनाउंस की है, बट दैट इज नॉट एक्चुअली वर्चुअल, वो प्योरली बैक्ड बाय द फिएट करेंसी ओनली। बट यस, क्रिप्टो के लिए ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूज हो गई है। दो उन्होंने अलग सेंस में कहीं ना कहीं प्रेजेंट किया, बट आई फील दैट इट हैज बिकम अ पॉजिटिव फॉर द इंडस्ट्री, बिकॉज 30% तो सब नहीं है,
अब ये देखना कि यहाँ पे कौन से ट्रांजेक्शन टैक्सेस लगते हैं, जैसे हमारे तो कमोडिटीज में सीटीटी लगता है, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स इक्विटीज में लगता है, दुनिया भर के स्टैम्प ड्यूटी लगता है, तो बहुत सारे खर्चे। सो वी हैव टू फर्दर गो इनटू दैट फाइन प्रिंट और किस तरीके से और क्या क्या खर्चे लगाएंगे, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर टैक्स हॉलिडे को एक्सटेंड किया, सो यू नो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टार्टअप्स के लिए, और प्लस वो जो 15% वाली है उसको भी एक्सटेंड किया है। कस्टम ड्यूटी, आजकल इंडायरेक्ट टैक्सेस और जीएसटी को तो वैसे ही आजकल बजट में इतना ज्यादा वो रहता नहीं है सिग्निफिकेंस, बट यस फिर भी कुछ कुछ आया है। रेलवेज, रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट्स, इनको लेकर काफी चीजें आई है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने पिछली बार भी लॉजिस्टिक्स के बारे में काफी बात की और इस साल भी लॉजिस्टिक्स के ऊपर काफी चीजें बताई गई थी। और आप देखिए 400 नई ट्रेन या 2000 कवच प्रोग्राम, 2000 किलोमीटर कवच प्रोग्राम के अंडर में हाईवे का नेटवर्क एक्सपेंशन 25,000 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ, सीमेंस एक बेनिफिशियरी कंपनी हो सकती है। टीटागढ़ वैगन्स दो मैं फंडामेंटली बहुत ज्यादा लाइक नहीं करता, बट अब अगर टेक्नो फंडामेंटली देखते हैं और अभी रिसेंटली इनको कई बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं दूसरी कंट्रीज से भी, तो हो सकता है कि ये टर्न अराउंड केस और अच्छे से बन जाए। IRCTC है तो मुझे अगेन वो वैल्यूएशन वाइज बहुत महंगा लगता है, बट देन कहीं ना कहीं इन कंपनीज को इन चीजों का बेनिफिट मिलेगा। और नेटवर्क एक्सपेंशन की जब बात करते हैं तो रोड्स की इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियां, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि रोड्स की इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियां पास्ट में बहुत ब्लीड की है, बहुत गलतियां शायद कंपनियों ने भी की, और कुछ डिलेड इम्प्लीमेंटेशन या डिलेड पेमेंट्स या जो प्रोजेक्ट ओवररन्स होते हैं या परमिशंस देने में, उसकी वजह से कई कंपनियां उड़ गई। अब जैसे ILFS देखिए, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, जहां मैं बहुत गलत पड़ा था, ITNL बहुत ज्यादा डेट्स था और आज वो कंपनी बंद हो गई, ग्रुप ही उड़ गया क्योंकि डेट्स की वजह से मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था और वो कंपनी में भी वही हुआ। फिर आप IRB इंफ्रा, वहां पे भी डेट्स थे, हालांकि वापस से चीजें बेहतर हो रही है, बट फिर भी इनमें से भी कुछ कंपनियां ऐसी है जो अपनी बैलेंस शीट को मैनेज करते हुए और अपने डेट्स को मैनेज करते हुए और काम के इंप्लीमेंटेशन को मैनेज करते हुए, क्योंकि पास्ट 4-5 सालों में चीजें और बेहतर हुई है एंड सरकार को ये चीज समझ में आ गई कि इस चीज को फास्ट ट्रैक पे रखना पड़ेगा, तो ये कंपनियां काम कर पाएगी। नहीं तो ये कंपनियां तो खराब होती है, साथ में आपका पूरा बैंकिंग सिस्टम भी होता है। तो इन अ वे, सरोगेट वे में बैंकिंग सिस्टम तो इन सारे प्रावधानों का बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होने वाला है। सो आई एम वेरी बुलिश ऑन द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन प्रावधानों की वजह से। PSUs पे भी बुलिश है, बट वो अलग तरीके से है। वहां पे बेसिकली न्यूज ओरिएंटेड बेनिफिशियरी रहेंगे, बट यहाँ पे बिजनेस ओरिएंटेड बेनिफिशियरी रहेंगे, क्योंकि काफी हद तक ICICI बैंक, HDFC बैंक, ये लोग अपने काफी चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। फिर कार्गो टर्मिनल्स, तो इसमें कॉनकोर को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। सो देखिए, आप रोडवेज, रेलवेज, ट्रांसपोर्ट और इन सारे लॉजिस्टिक्स को एक तरीके से सिंक्रोनाइज करने की बात कर रहे हैं। सो ये बहुत बड़ा मुझे लगता है कि गेम चेंजर होगा आने वाले सालों में भी, और इसके ऊपर हर साल कुछ ना कुछ आते जा रहा है। और इंटरमीडिएटली भी, बजट हो या नहीं हो, उसके दौरान भी काफी चीजें अनाउंस होती है इस सेक्टर, इन चीजों को लेकर। और लॉजिस्टिक्स में वेयर हाउसिंग को लेकर पहले भी अनाउंसमेंट्स है और मुझे लगता है कि और भी फोकस करना जरूरी है। और वेयर हाउसिंग के ऊपर फोकस तो है ही है, और वेयर हाउसिंग इंफ्रा में आने लग गया तो मुझे लगता है कि और भी और बेहतर वहां पे इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट होंगे। MSMEs को जैसा कि बात हुई, वो ECLGS एक्सटेंड हुआ है मार्च 2023 तक, और फिर 50,000 करोड़ से 5 लाख करोड़ तक टोटल कवर हो गया है। सो MSMEs के ऊपर बहुत फोकस दिया है इस पूरे बजट में, मैंने देखा। और ओवरऑल क्योंकि ये बैकबोन होते हैं MSMEs। प्रेजेंटेशन कहां गया योगेश? सर, वी कैन सी यू एंड वी कैन सी प्रेजेंटेशन एज वेल सर। अच्छा, नहीं मेरे स्क्रीन से उड़ गया। एक आप लोगों को प्रेजेंटेशन भी दिख रहा है क्या? दिख रहा है सर, दिख रहा है सर। तो मैं इसको देख सर। नहीं, वो शेयर मेरे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा, आप लोग को दिख रहा है? दिख रहा है सर हमारी स्क्रीन पर। अच्छा, आपको दिख रहा है, ओके, बट मुझे नहीं दिख रहा है। 1 मिनट। हाँ ठीक। एक चीज और अच्छी की है डिफेंस को लेकर, अगर आप देखेंगे तो MSMEs की तो मैंने बात की है। गवर्नमेंट को ये समझ में भी आने लग गया कि MSMEs का रोल कितना बड़ा है, और ये भले ही मिड कैप स्मॉल कैप जो है, मैं तो ये बोलूंगा कि वो इसी
सेगमेंट से आते हैं। तो मुझे लगता है कि हर स्टेप में कहीं ना कहीं एमएसएमईज को फायदा जो पहुंचा रहे हैं, तो हमें लिस्टेड कंपनीज में जो छोटी कंपनियां हैं उन पे भी बहुत फोकस करना चाहिए। और वो आपको जैन साहब के जेम्स में या हम लोग एसपीएल मिड कैप या कई स्टॉक्स लाते हैं जो 1000 करोड़ 2000 करोड़ की मार्केट कैप के नीचे वाली कंपनियां होती है, जहां पे पोटेंशियल बहुत बड़े होते हैं। मैं जैन साहब के आज जो जेम्स लाया उनमें भी एक कंपनी ऐसी है जो कि सिर्फ 200-250 करोड़ की कंपनी, बट पोटेंशियल बहुत बड़ा है। अब अगर बैंकिंग की तरफ आते हैं तो देखिए, बैंकिंग में वो डिजिटल रूपी की बात मैंने आपको बताई शुरू में। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, मतलब हर चीज में डिजिटल को इतना ज्यादा फोकस किया गया है। आप देखिए, एग्री टेक की बात हो रही है, फिनटेक, एग्री टेक, ये सब टेक, एड टेक, एडुकेशन में एड टेक, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो पोस्ट ऑफिस को लिंक करेंगे कोर बैंकिंग से, तो ये बहुत बड़ा जो फाइनेंशियलाइजेशन या फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ बहुत बड़ा स्टेप है। फिर डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, अगेन 75। आगे का प्रेजेंटेशन नजर नहीं आ रहा है। अब नजर नहीं आ रहा क्या? ओके, हाँ अब नजर नहीं आ रहा है। There is some technical error. प्रेजेंटेशन दिख रहा है, प्रेजेंटेशन दिख रहा है, इसी रखे दिख रहा है सर। ओके ओके ओके। सो पोस्ट ऑफिसेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कहीं ना कहीं बैंकिंग के साथ पहले भी जोड़ने की कोशिश की गई है और अब और ज्यादा लिंकेजेस को बढ़ा रहे हैं। फिर डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, 75 डिस्ट्रिक्ट्स में सेटअप करेंगे। सो लेट्स सी इसका किस तरीके का बेनिफिट्स आते हैं। बट यस, एवरीथिंग इज गोइंग टुवर्ड्स डिजिटलाइजेशन, डिजिटाइजेशन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये कहीं ना कहीं हर जगह एक जो अंदर का जो मोटो है वो है कि रोबस्ट बनाना इकोनॉमी को, और बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ इस पे फोकस किया गया है। एग्रीकल्चर, देखिए ये तो एक ऐसा सेक्टर है कि जिसके ऊपर सरकार को फोकस करना ही पड़ेगा और करते रहना पड़ेगा, क्योंकि एग्रेरियन इकोनॉमी में अगर हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो एमएसपीज को लेकर देखिए, ऐसे भी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स थे उसका इंप्लीमेंटेशन हमने देखा। फार्मर्स लोग को 2.37 लाख करोड़ का डायरेक्ट पेमेंट एमएसपीज में व्हीट, पैडी और इन सब में पहुंचाएंगे। तो इससे जो भारत है, भारत मतलब मैं रूरल इंडिया को भारत बोलता हूं और वो एक्चुअल भारत है, तो वहां पे बहुत बड़ा कंजम्पशन का एक जन सैलाब आ सकता है। एफएमसीजी कंपनीज को बहुत बड़ा फायदा होगा, व्हाइट गुड्स वाली कंपनीज को होगा, जो मैं बोलता हूं कि टेक्सटाइल कंपनीज को बहुत फायदा होता है इससे, इनरवेयर कंपनीज को बहुत फायदा होता है, लगेज वाली कंपनियों को फायदा होता है। जो जितने अंडर पेनेट्रेटेड है, जिनकी जितनी डिमांड या कंजम्पशन कम है, उसकी कंजम्पशन बढ़ेगी क्योंकि लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, पैसा आएगा उनके पास। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा, जो पूरी दुनिया इंडिया को एक कंजम्पशन हब की तरह देखता है, अपने आप में एक सब कॉन्टिनेंट नहीं, अपने आप में कॉन्टिनेंट है। आप कई यूरोप की कंट्रीज आ जाती है, बट यस व्हेन इट कम्स टू कंजम्पशन, इंडिया उस कंजम्पशन लेवल्स पे नहीं पहुंच पाई जो वेस्टर्न या यूएस वर्ल्ड में है। तो यहाँ ऐसा लगता है कि आने वाले सालों में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। रिवर लिंकिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखिए बहुत साल पहले इस चीज को सोच में लाया गया था, एंड ये जो इस पे पैसा खर्च कर रहे हैं तो इसका बेनिफिट ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन को होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन कैन बी ए गुड बाय। कई बार ऐसा होता है कि आप जब नया न्यूज कोई भी अनाउंस होती है तो काफी उसके ऊपर एनालिसिस होती है और काफी लोग खरीद लेते हैं शेयर्स को, तो उससे एक बार स्पाइक आ जाता है, बट बाद में फिर से ठंडा होता है। तो हम ये बोलते हैं कि रोटी को आप ठंडी करके खाइए, तब ज्यादा मजा आएगा। आप फाइनल पॉइंट्स को पढ़ते जाइए, वीकेंड में आप लोग खुद भी पढ़िएगा, फिर मंडे को फ्रेश दिमाग लगा के आप लोग ले सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मार्केट में सारे स्टॉक भाग गए और आपको मिलेगा नहीं। बजट के पहले लाइट रहना ज्यादा समझदारी रहती है, और बजट को पढ़ने के बाद, समझने के बाद आप राइटली जिन स्टॉक्स को फायदा हो रहा है उन स्टॉक्स पे पैसा लगाइए, वो ज्यादा बेहतर होता है। तो ये ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन है जो कि बहुत करेक्टेड भी था कल, इनफैक्ट अच्छा चला भी, क्योंकि जी बिजनेस पे भी इसकी कवरेज थी, काफी डिटेल्ड, मतलब उन्होंने स्पेशल न्यूज कवर की थी। तो मुझे ऐसा लगता है उस पर ध्यान दे। फिर ड्रोन की जो हमने बात की, तो उससे देखिए जेनटेक, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने जैन साहब के जेम्स में बहुत निचले लेवल्स पे दिया था, और अब ये 5% की सर्किट वाली आइटम है, ये 2 दिन 3 दिन से सर्किट पे है, और कहाँ हंड्रेड्स के नीचे की कंपनी अब कहाँ किन भाव पे पहुंच गई। मल्टीबैगर, मैप माई इंडिया विच इज वेरी गुड, मतलब मैप माई इंडिया एक अलग ही लेवल का बेनिफिशियरी होगा इन सब का। फिर डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज, जो कि ड्रोन में वो लोग भी आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी एग्री रिलेटेड सेक्टर्स में काफी है, तो यहाँ पे वो लोग आ रहे हैं।
तो ये इस तरीके से मैं यहाँ पे नाम लिखना भूल गया, ये मेरे प्रेजेंटेशन में जो इसका हार्ड कॉपी मैंने उसमें लिखा है, इसमें लिखना भूल गया था। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये बजट का जो सबसे बड़ा जो हाईलाइट है वो है कैपेक्स, और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो 7.5 लाख करोड़ की बात हुई है उसको लेकर आप देखिए ऑलमोस्ट जितनी भी स्टील कंपनी, सीमेंट कंपनी, उनके बारे में मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, ये बहुत बड़े बेनिफिशियरी होने वाले, सारे सेक्टर को कहीं ना कहीं छुएगा ये। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा हाईलाइट है इस पूरे बजट में, जो कि मुझे एक्साइट किया और आई थिंक मार्केट को भी इस पर्टिकुलर पॉइंट ने बहुत एक्साइट किया। SEZ, देखिए ये जब पॉलिसी आई थी SEZ, उस टाइम पे जो कंपनी SEZ में आ रही थी सारे स्टॉक्स में आग लग गई थी। अगर आपको याद हो अडानी पोर्ट्स हो या महिंद्रा लाइफ स्पेसेस हो, कई कंपनियां थी, ये गजब की चली थी। बट बाद में सरकार चेंज होती है, पॉलिसीज चेंज होती है, इंप्लीमेंटेशन डिलेड होते हैं, फिर आप कोई एक बेनिफिट दे के कोई कंपनी को लाए और वो बेनिफिट ले लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार को हर साल कुछ कुछ करते आ रहे हैं। बीच में इन्होंने DTA इंप्लीमेंट किया कि ठीक है कोई बात नहीं है, दूसरी कंपनियां नहीं आ रही है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, तो आप DTA बनाइए, उसमें DTA में 50% पोर्शन ऑफ द लैंड DTA, और वहां पे आप डोमेस्टिक कंपनीज को दे सकते हैं। तो ऐसा ही अब ये SEZ का जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर भारत में मेक इन इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग को अगर बढ़ावा देना है तो ये जो SEZ जो इतने खाली पड़े हैं इनको भरना जरूरी है। और आप देखिए इतना बड़ा आर्बिट्राज है। मैं अगर जयपुर की बात करूं, क्योंकि मैंने जयपुर में देखा SEZ को मैं बहुत क्लोजली ट्रैक करता हूं, SEZ के अंदर जमीन जो मिल रही है और SEZ से 1 किलोमीटर दूर जो जमीन मिल रही है उसमें और यहाँ पे कम से कम 40-50% का फर्क है। तो वहां पे ज्यादा महंगी हो गई। बंगलुरु इंडस्ट्रियल एरिया जाए तो वहां पे महंगी है। SEZ के अंदर जो कि बाई क्वालिफिकेशन मिलती है, आपकी कंपनी बैलेंस शीट सब देखते हैं लोग, तो यहाँ पे सस्ती मिलती है। तो अच्छी कंपनियां, लिस्टेड कंपनियां बहुत सारी यहाँ पे DTA में आई हुई है। तो मैं देखता हूँ जैसे सपोज संधार टेक्नोलॉजीज है, महिंद्रा CI है, और कई सारी कंपनियां हैं जो मैं अभी नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट ये लोग सब अंदर आए हैं और ये लोग काम कर रहे हैं। और इवन पॉली मेडिक्योर है जो कि SEZ में है, डायनेमिक केबल से कंपनियां, उनका भी SEZ में यूनिट है। तो ऐसे कई लिस्टेड कंपनियां यहाँ पे है। तो हो सकता है कि जो लिस्टेड कंपनियां SEZ के अंदर और कोई लेजिस्लेशन चेंज होता है और कोई टैक्सेशन को लेकर कुछ चेंजेस आते हैं, वापस से पुराने बेनिफिट्स को रिस्टोर करते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फायदा इन कंपनियों को भी होगा। और प्लस जो SEZ बनाते हैं, जैसे कि महिंद्रा लाइफ स्पेस है, जयकॉर्प है, अडानी पोर्ट्स एंड SEZ है, ये कंपनियां बहुत अच्छा कर रही है। अडानी पोर्ट का हालांकि रिजल्ट बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नहीं थे, बट फिर भी, हालांकि मैं स्टॉक को बहुत रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि वैल्यूएशन और जिस तरीके से इतना बड़ा उछाल आ चुका है तो थोड़ा सा कॉशियस रहना जरूरी है। बट यस, महिंद्रा लाइफ काफी करेक्टेड है, और जयकॉर्प आ रहा है, तो भाई भाई ये लोग दोनों साथ चलते ही हैं। और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं इस सेक्टर में, बट यस माय टॉप पिक विल बी महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, तो ये एक लिख सकते हैं आप लोग। फिर ये गिफ्ट सिटी को लेकर था, और ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर काफी स्टार्टअप्स की जो बात हो रही है वो भी एक बात की। डेटा सेंटर्स, ये एक बहुत बड़ा चेंज था, क्योंकि सरकार देखिए वापस से जो मैं बोला कि डिजिटलाइजेशन, डिजिटाइजेशन, IT इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब पहले फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ही इंफ्रा माना जाता था। अब जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए जा रहे हैं, जो बेसिकली डेटा सेंटर्स एंड डेटा वेयरहाउसेस, उनको आप देखिए आप इंफ्रा स्टेटस दे रहे हैं, विच इज अ वेरी वेरी बिग मूव, कि इंडिया किस तरीके से डिजिटलाइजेशन पे और IT इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रही है। मुझे ये मूव बहुत अच्छा लगा इस बजट में, एंड आई वाज रियली वेरी एक्साइटेड टू हियर दिस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट। तो क्यूमिंस को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, और भी बहुत सारे होंगे, बट मैं बहुत ज्यादा इसमें जा नहीं पाया, क्योंकि डेटा सेंटर्स का और देखना होगा। कई अनलिस्टेड कंपनीज भी है, कई सारे डेटा सेंटर छोटे छोटे भी चलते हैं, और कई जो बाहर की कंपनियां उनके चलते हैं। तो डायरेक्टली जो इमीडिएट बेनिफिशियरीज है डेटा सेंटर्स को लेकर, मुझे क्यूमिंस उसमें से सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगा। फिर कैपेक्स की हमने बात करी ली, जो 35% 36% बढ़ाया। फिर PLI, ये देखिए, ये PLI का जो है ये बहुत बड़ा, अगेन सोलार, रिन्यूएबल एनर्जी, EV, इन सब पे बहुत ज्यादा फोकस है। हर बार बजट में इसके ऊपर बहुत ज्यादा अनाउंसमेंट्स रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक कंपनी ढूंढी थी, बोरोसिल रिन्यूएबल्स, जो मैंने जैन साहब के जेम्स में भी दिया, बहुत बढ़िया चला और अभी एक अच्छे खासे लेवल पे है, तो उसको भी देख सकते हैं आप। फिर 5G रोल आउट स्पेक्ट्रम की बात हो रही है, तो इसके जो बेनिफिशियरी कंपनीज है, भारती है जो कि काफी कंसोलिडेटेड है, इंडस टावर्स है जो कि ऑलरेडी आइडिया वाली न्यूज के बाद जो पूरा
कोलिंक्ड रहता था, कोरिलेटेड रहता था, आइडिया के साथ ऊपर नीचे होता था, तो कहीं ना कहीं इंडस टावर को इसका फायदा मिलेगा। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में ई पासपोर्ट्स की हम बात कर रहे थे, तो ये अगेन इससे टीसीएस, जिसको पूरा पासपोर्ट का इंडिया का वो मिला हुआ है, तो टीसीएस विल बी अ वेरी बिग बेनिफिशियरी। टीसीएस इज अगेन वन ऑफ माय टॉप पिक्स इन द मार्केट। ये जितने भी आईटी ओरिएंटेड कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हो रही है, हर चीज में सबसे कैपेबल टीसीएस है सारी कंपनियों में, टीसीएस, इंफोसिस, ये दो कंपनियों को बहुत फायदा होने वाला है। फिर ये पासपोर्ट्स की जो न्यूज थी उसकी वजह से बीएलएस को फायदा होने वाला है, क्योंकि ये वीजा प्रोसेसिंग और इनकम इसमें है, तो उसका भी एक सरोगेट बेनिफिट इनको मिलेगा। सो बीएलएस भी काफी दिनों से काफी चल रहा है। फिर एक देखिए वापस से जो ये आजकल ये गेमिंग हर जगह चल रहा है, तो एवीजीसी, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, इसका टास्क फोर्स सेटअप होगा, तो इसके बेनिफिशियरी कंपनीज देखिए नजारा है, ऑन मोबाइल है, और हो सकता है ये जो बड़ी आईटी कंपनीज है ये लोग भी धीरे धीरे गेमिंग को अपना एक डिवीजन बना लेंगे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बना रहे हैं, डिजिटाइजेशन, या जो आईटी में भी एक ओल्ड इकोनॉमी प्रोसेसेस है, न्यू इकोनॉमी प्रोसेसेस है, तो हो सकता है कि इवन टीसीएस, इंफोसिस, ये लोग सब इनऑर्गेनिकली या ऑर्गेनिकली कैसे भी करके इन चीजों को डेवलप करेंगे, तो आने वाले दिनों में इनको फायदा होगा। टूरिज्म को लेकर भी सरकार रहती है फोकस, तो वहां पे भी रोपवेज का एक अनाउंसमेंट हुआ था, बट टूरिज्म को लेकर और ज्यादा मेरी उम्मीद थी कि और भी अनाउंसमेंट्स होंगे, बट ऐसा बहुत ज्यादा हुआ नहीं। बट यस, टूरिज्म इज वन सेक्टर जिसको सरकार बहुत ज्यादा महत्व देती है, और पास्ट में काफी सारे प्रावधान किए गए हैं, हो सकता है कि उसको रिपीटेटिव नहीं होते हुए और वो सारी चीजें इंप्लीमेंट हुए, उस पर ज्यादा फोकस कर रहे होंगे। और अभी एक बार कोरोना की वजह से 2-3 वेव्स जो आए, उसकी वजह से थोड़ा सा जो ये अफेक्टेड सेक्टर है, तो यहाँ पे आगे आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि बहुत प्रॉमिसिंग रहेगा। और मैंने टूरिज्म से रिलेटेड 2-3 स्टॉक्स काफी बार रेकमेंड किए हुए हैं, तो आप देखिए आईटीडीसी एक अच्छा स्टॉक है, जहां पे सरकार प्राइवेटाइजेशन की भी बात कर रही है और बजट्स भी दिए हैं डिसइन्वेस्टमेंट का, तो वहां पे आप ध्यान दे सकते हैं। अभी रिसेंटली जी बिजनेस ने भी चलाया था स्पेशल न्यूज, और जो प्राइवेटाइजेशन को लेकर आईटीडीसी को जो स्ट्रेटेजिक सेल होने वाली है, जहां पे इतनी बड़ी दिल्ली में प्रॉपर्टी है उनकी, और उसकी मोनेटाइजेशन की जो बात हो रही है, तो आई थिंक दिस कंपनी विल बी अ वेरी वेरी बिग बेनिफिशियरी, और ये पूरे साल के अंदर करने की बात है, तो इस पे ध्यान दे सकते हैं। फिर आपके टीएफसीआई है, वहां पे ध्यान दे सकते हैं। ईस्ट इंडिया होटल्स एसोसिएटेड, इंडियन होटल्स का 8% इक्विटी है आपके आईटीडीसी में, तो पहला प्रपोजल तो हो सकता है कि उनके पास ही यार ये लोग ही शायद उसको स्ट्रेटेजिकली टेक ओवर कर ले, ऐसा भी हो सकता है। सो आई थिंक आई एम वेरी बुलिश ऑन दीज होटल स्टॉक्स। हर घर नल से जल, सो इट इज अगेन बहुत बड़ा एक प्रावधान किया है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में भी इसके ऊपर काम हुआ है और अभी भी होगा। तो ये जो पाइप्स वाली कंपनी है सुप्रीम इंडस्ट्रीज, हालांकि बहुत चल चुका है ये स्टॉक, मैंने जहां दिया वहां से 3 गुना हो चुका है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसको खरीदिए आज, बट फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, क्योंकि घर में कुछ इनके फैमिली फ्यूड है, इसकी वजह से ये स्टॉक नहीं चल रहा है, तो आई सी दैट एज एन अपॉर्चुनिटी, और बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे एक बहुत ही बेहतरीन ब्रांड मिल रही है, तो इस पे ध्यान दें। एस्ट्रल पॉलीपाइप्स है, इस पे ध्यान दे सकते हैं, बट यस फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज और इन पे आप ध्यान दे सकते हैं। लैंड रिकॉर्ड्स की बात हो रही है, अगेन वो ट्रांसलिटरेशन 8 लैंग्वेजेस में, इसका कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, रियल एस्टेट रिलेटेड है। उज्ज्वला स्कीम ठीक है, और विमेन इन डेवलपमेंट ठीक है। रियल एस्टेट में आप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर जो 48,000 करोड़ का एलोकेशन है, तो इसमें हम लोग की तो एक राजस्थान की क्या जयपुर की कंपनी आवास फाइनेंशियल जो बेहतरीन कर रही है, जहां पे बहुत अच्छे पी फंड्स इन्वेस्टेड है, वर्ल्ड के रिनाउंड, और प्लस ये मल्टी बैगर हो चुका है, और अभी भी मुझे बहुत स्कोप दिखता है, एक अलग ही तरीके से काम कर रही है। ये एयू फाइनेंस की प्रमोटेड कंपनी थी, और अब ये पूरी एक तरीके से पी ओन्ड कंपनी है, एमएनसी टाइप की हो गई है, सारे बाहर के पीज ओन करते हैं। बट यस, एचडीएफसी को नहीं भूले, किंग तो किंग ही रहेगा, और एचडीएफसी इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट कंपनीज। आज तक मुझे इससे अच्छी स्टॉक मार्केट में कोई कंपनी लगी नहीं है, ये मैं हर वेबिनार में, हर सेमिनार में, हर प्रोग्राम में बोलता हूं। और यहाँ पे आने वाले दिनों में यहाँ इतनी वैल्यू अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज है, 3-3, 4-4 इनके आईपीओ आएंगे, जनरल इंश्योरेंस वाले आएंगे, फिर इनके एचडीबी फाइनेंशियल है उसका आएगा। तो मेरे हिसाब से इस पे बिल्कुल फोकस रहे। एचडीएफसी तो लॉन्ग बैट है, लॉन्ग टर्म बैट, इसको तो जिन्होंने ले रखा है वो बेचेंगे भी नहीं, मुझे पता है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, अब एलआईसी का भी आईपीओ आ रहा है, तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को भी उसका थोड़ा सा रब ऑफ बेनिफिट मिलेगा, तो इसको ध्यान दें। और ऑलरेडी काफी करेक्टेड है, और रूरल रीच जबरदस्त है इस कंपनी की भी। फिर कैनफिन होम्स, अगेन इट्स अ फैंटास्टिक कंपनी,
तो ये हाउसिंग सेक्टर वाली कंपनियां जो HFCs है, मुझे लगता है कि इनमें बहुत बड़ा फ्यूचर है। और रियल एस्टेट का कोई भी बेनिफिट होता है, कुछ भी सरकार पहुंचा रही है, और रियल एस्टेट में हम देख रहे हैं जब भी लिक्विडिटी छपती है वर्ल्ड में और स्टॉक मार्केट जब भी बड़ा चलता है, तो उसके बाद यहां से निकल के पैसे जाते वहीं हैं। और एसेट क्लासेस में REITs ने बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, ये इनविट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। हालांकि मैं इनविट्स और REITs को लेकर भी उम्मीद कर रहा था इस बजट में कि और भी कुछ बेटर कुछ आएंगे, तो बट ठीक है जो भी है। बट REITs की पॉपुलैरिटी से रियल एस्टेट में भी काफी वो हो रहा है इन्वेस्टमेंट्स। तो मेरे हिसाब से हाउसिंग सेक्टर और रियल एस्टेट इस पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। बाकी जो अच्छी लिस्टेड कंपनीज है रियल एस्टेट में, जिन पे मैं बहुत फोकस्ड रहता हूं, तो ये जो बॉम्बे बैंगलोर बेस्ड कंपनीज है, प्रेस्टीज एस्टेट रियली लुक्स गुड, महिंद्रा लाइफ स्पेसेस जो मैंने SEZ में भी और अफोर्डेबल हाउसिंग में भी है, वहां पे ध्यान दे। एक एल्डेको हाउसिंग है, फैंटास्टिक कंपनी है, उसके बारे में मैं बाद में और विस्तार में बताऊंगा। प्राइवेटाइजेशन ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट का तो है ही है, ये 65,000 करोड़ का टारगेट। तो एक अगेन ये जो ऑटो सेक्टर को लेकर ये बजट में काफी कुछ आया है, और ऑटो अब एक तरीके से देखिए अच्छा खासा डिफेंसिव सेक्टर बन चुका है। ऑटो में इतना बड़ा करेक्शन आ चुका है, भले ही वो हीरो मोटोकॉर्प देख लीजिए आप, थोड़े दिन पहले इवन जो टेक्निकली अच्छा लगता था, फंडामेंटली बहुत अच्छा लगता था, TVS मोटर वो भी काफी टूट गया था, बजाज ऑटो भी परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ऑटो इंसिलरी स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स, इन पे अब ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सेमीकंडक्टर की प्रॉब्लम और इनकी वजह से थोड़ा सा इश्यूज आ रहे थे। बट जब फाइनेंस की रेट्स इतनी कम हो और जब इनकम बढ़ रही हो, तो मुझे लगता है जैसे मारुति देखिए किस तरीके से प्ले कर रहा है। तो ये बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी जो अभी इन्होंने अनाउंस की, ये भी एक बहुत बड़ा हाईलाइट है इस बजट का। तो मुझे लगता है ये अमर राजा बैटरीज, एक्साइड दोनों में से मुझे और बेहतर लगता है, क्योंकि वहां पे जो HDFC वाली जो न्यूज है, HDFC लाइफ वाली, और इनको जो पैसा मिलने वाला, और उससे ये लोग जो बैटरीज रिलेटेड और EV रिलेटेड और जो इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, तो उससे एक्साइड को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। सो एक्साइड को देखिए आप। फिर promoting shift of use of public transport in urban areas, clean tech and government solutions and special mobility zones। तो यहाँ पे EV vehicles में जैसे मुझे लगता है कि अशोक लेलैंड कैन बी अ वेरी गुड बेनिफिशियरी। फिर एक JBM ऑटो, हालांकि वो बहुत चल चुका, तो मैं जल्दी से इतना वो नहीं करूंगा। ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक का वो भी बहुत चल चुका, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द नेम्स। जब भी इनके चार्ट्स देखिए, जब भी करेक्ट होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि हर बार ऊपर ही जाते रहेंगे, मार्केट्स में ऐसा करेक्शन का फेज भी आता है बीच बीच में। जैसा आज करेक्ट किया और प्री बजट लेवल्स पे आ गया मार्केट, सो विच इज नॉट अ गुड साइन। बट देन आज चलो कटान है, तो हो सकता है कि इतनी तेजी आने के बाद एक रिट्रेस कर जाए, हो सकता है कल ऊपर खुल जाए, यू नेवर नो। बट यस, ऑटो कंपोनेंट्स जो EV से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, इवन जो ऑटोटेक है, ये एक बहुत बड़ा सेक्टर हो गया, जैसे कि बिरला सॉफ्ट, KPIT टेक्नोलॉजीज, इन पे किस तरीके से टाटा एलेक्सी ने काम किया है, तो ये कंपनियां भी बहुत अच्छा कर रही है, इन पे ध्यान दे सकते हैं। सो बेसिकली नाम लिख के रखिए, करेक्शन आए, कंसोलिडेशन हो, उस टाइम पे एंटर करने की कोशिश कीजिए। जहां कंसोलिडेटेड है, अपवर्ड मूव नहीं आया, और जो मैंने नाम लिया उन स्टॉक्स का मैं बाद में लास्ट में 6 स्टॉक्स में बाद में जरूर बताऊंगा। ऑयल OMCs के लिए ये थोड़ा नेगेटिव था कि उनको जो वो 20% ब्लेंडिंग का एक तरीके से डेडलाइन या स्टॉप लॉस दे दिया गया, और ₹2 जो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगाएंगे, तो सरकार लगाएगी अगर ये लोग ब्लेंडिंग नहीं करते अक्टूबर 2022 तक, और ये लोग पास ऑन नहीं कर सकते। इट विल बी अ पेनल्टी ऑन देम एज गुड एज पेनल्टी। तो इसलिए OMCs थोड़े टूटे भी हैं, बट देन आई डोंट थिंक कि ये OMCs ये नहीं करेंगे, दे विल आल्सो डू इट। एंड ये लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, थोड़ा सा इनको इम्प्लीमेंटेशन टाइम चाहिए होता है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ऑयल OMCs अभी करेक्ट हो रहे हैं, और BPCL मतलब मुझे बहुत पॉजिटिविटी दिखती है, और इट कैन बी अ वेरी गुड टाइम टू एंटर BPCL, जहां पे बहुत दिनों से लॉन्ग पेंडिंग चल रहा है। और याद होगा दूध साहब और विराट जी जब अपना दूसरा वेबिनार हो रहा था, तो मैंने BPCL की पुट राइटिंग के बारे में स्ट्रेटेजी बताई थी, ब्लेंडिंग फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स विद ऑप्शंस। तो ये कंटिन्यूअस बेसिस पे इसकी पुट राइटिंग कर सकते हैं, जो कि नहीं समझते हैं तो आप BPCL खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड बुलिश ऑन BPCL, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेटेजिक सेल की बात है। हो सकता है डिलेड हो रहा है, 2-3 साल हो चुके उस बात को, 2-2.5 साल, बट साल भर में 6 महीने में कभी ना कभी तो होगा, और जब होगा तो ऊपर के भाव में होगा। तो इसलिए ये प्राइस अच्छी खासी टूटी हुई है, एंड आई थिंक इट कैन बी अ गुड अपॉर्चुन टाइम टू बाय दिस स्टॉक।
तो एक बार के लिए मेरी तरफ से मैं जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक जो थे उनको मैंने कवर किया। अब मैं आ जाऊं जेम्स पे या पहले क्वेश्चंस लें? आप पहले जेम्स बता दीजिए, फिर क्वेश्चन आंसर का बाद में, ठीक है? ओके ओके ठीक है, तो चलिए जेम्स पे आ जाते हैं फाइनली, जिसका शायद मुझे भी इंतजार रहता है और सबको इंतजार रहता है। तो 6 स्टॉक्स जो मैं चुन के लाया हूं आज के वेबिनार के लिए, और पिछले वाले वेबिनार के तो दूध साहब, विराट जी सारे शायद टारगेट्स अचीव हो चुके हैं और मल्टीबैगर भी उनमें से कुछ निकला होगा, बट मुझे अब याद नहीं है वो स्टॉक्स कौन से थे। वो अगर सभी के टारगेट्स अचीव्ड हुए हैं, इसीलिए तो लोग आपके जेम्स को सुनना चाह रहे हैं ना। थैंक यू। देखिए एक स्टॉक है पीएनसी इंफ्राटेक। देखिए मैं जब बात कर रहा था रोड्स की और रोड ये जो ट्रांसपोर्ट को लेकर जो भी सरकार की जो प्रावधान आए हैं, तो ये एक कंपनी मुझे अच्छी लगती है। और ये देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हाईवेज, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स बनाने में काम करती है। और आप देखिए 13 के पी मल्टीपल पे ये स्टॉक सस्ता है। देखिए इनमें डेट्स बहुत है, बट डेट इक्विटी के साथ साथ इनकी जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वो ठीक ठाक है, बट करेक्ट भी बहुत हो चुका है। ऊपर के लेवल से 390 के लेवल से ये 299 के लेवल्स पे आज बंद हुआ है। एंड मैं देख रहा हूँ रिजल्ट्स भी ठीक ठाक आ रहे हैं। सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे थे, हालांकि अभी दिसंबर क्वार्टर का आना है। और एफआईआईज, डीआईआईज बहुत वेल इन्वेस्टेड है इसमें, मतलब करीब 40% के लगभग एफआईआईज, डीआईआईज इन्वेस्टेड है और प्रोमोटर्स 56%। तो आप देख लीजिए पब्लिक के हाथ में तो माल ही नहीं है, तो पब्लिक के हाथ में सिर्फ 4% माल है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है एक तरीके से। ये मान लीजिए और सारे रिनाउंड नामचीने मतलब इन्वेस्टर्स हैं इसमें। आप देखिए एफआईआईज और डीआईआईज में बड़े बड़े, कई बार क्या होता है एफआईआईज और डीआईआईज में भी ये देखना होता है कि एफआईआईज जो है वो कई बार हमें लगता है कि वो एफआईआईज है, बट वो एफआईआईज नहीं होते हैं। वो यहीं के इन्वेस्टर कोई तरीके से रूट करके एफआईआईज बन के आते हैं इंडिया में। तो हमें ये भी देखना है कि क्वालिटी एफआईआईज इन्वेस्टेड है क्या, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग मिस करते हैं। ये पास्ट में कुछ कंपनियों में ऐसा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे मैं देखता हूँ तो गोल्डमैन सैक्स है, कुवैत की इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, फिडेलिटी है, तो ये लोग इन्वेस्टेड थे इस कंपनी में, तो इसलिए मुझे और ज्यादा भरोसा आता है। सो पीएनसी इंफ्राटेक पे फोकस करें, इट्स अ ग्रेट स्टॉक एंड आगे भी अच्छा क्वार्टर देगी ये। और आप सारे जो फंडामेंटल्स है वो बहुत बढ़िया लग रहे हैं मुझे, और मेरे हिसाब से ये स्टॉक आराम से 370-390 का टारगेट अचीव करेगी। ये एक छोटी सी कंपनी है, देखिए आप, ये पहले लखनपाल के नाम से जानी जाती थी और उसको पैनासोनिक कॉर्पोरेशन जो जापान की है, और ये पैनासोनिक कॉर्पोरेशन इतनी बड़ी कंपनी है और उनका टेस्ला से भी टाई अप हुआ है। ईवी को लेकर बैटरी सोल्यूशन देने वाली कंपनी ये बनेगी। और बट इंडिया की जो कंपनी है बहुत छोटी है, सिर्फ 243 करोड़ का मार्केट कैप है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी है। और अगर कुछ करना चाहे, हालांकि जापानीज एमएनसी जो है थोड़े से वो अलग टाइप के होते हैं, नॉट लाइक अमेरिकन एमएनसी, थोड़े धीरे धीरे मूव करने वाले होते हैं और बहुत ज्यादा वो लोग, जैसे कि इसी की सिस्टर कंपनी है पैनासोनिक कार्बन, जिसको भी मैंने काफी बार रेकमेंड किया है, वो इंडिया की नहीं वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कार्बन रॉड्स बनाने वाली मैन्युफैक्चरर है। पैनासोनिक एनर्जी बैटरीज बनाती है, ड्राई सेल्स। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि ये जो गेमिंग और ये सब की जो बातें आती है तो उसका भी इसको बेनिफिट मिलने वाला है। और ड्राई सेल्स, कार्बन, जिंक कार्बन वाली तो यूनिक कंपनी है, बहुत बेहतरीन इनका मार्केट रीच है, डिस्ट्रीब्यूशन गजब का है। तो मुझे लगता है कि 2.5% का डिविडेंड यील्ड देने वाली कंपनी, 18 के पी मल्टीपल पे, जीरो डेट कंपनी और अच्छा खासा ग्रो करने वाली, अच्छी खासी पेरेंटेज वाली कंपनी, इस स्टॉक में बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए। 390, 430 का टारगेट लगाए। और इसमें केडिया जी, विजय केडिया जी भी इन्वेस्टेड है 1.24%। और प्रोमोटर्स को देखिए पैनासोनिक कॉर्पोरेशन है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सोचने की बात ही नहीं है। फिर गार्डन रीच, अब देखिए ये स्टॉक तो अभी ऐसे ही सुर्खियों में था और उसका रीजन था कि जो हमारे दिग्गज इन्वेस्टर है रमेश दमानी जी, उन्होंने 1% इक्विटी इस कंपनी में ली है। और रमेश दमानी जी को मैं मेरा गुरु मानता हूं। मैं उनका मतलब एक टाइम पे अर्जुन भी था और अब द्रोणाचार्य एकलव्य की तरह मैं उनको फॉलो करता हूं। और मैंने 2 महीना उनके अंडर में पीएसयूज का एक प्रोजेक्ट किया था व्हेन आई वाज डूइंग माय एमबीए फ्रॉम केजे सोमैया। उस दौरान मैंने बहुत सीखा उनसे एक चीज सीखी कि इस मार्केट में बिना रिसर्च के और ट्रेडिंग करने तो नहीं आना चाहिए। और वो बोलते कि हम लोग 18 घंटा पढ़ते हैं,
अगर जो आदमी नहीं पढ़ेगा वो इस मार्केट में पैसा नहीं बना सकता। पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फंड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, पेशेंस, ये सारी चीजें, सारे कंपोनेंट्स बनते हैं तब पैसे बनते हैं। खाली अच्छी रिसर्च से पैसे नहीं बनते। मैं जेम्स दे देता हूं, कई लोग हैं आज जैसे जेम्स ये दिया और कल खरीदते हैं और परसों टूट जाता है वो स्टॉक, तो बोलेंगे अरे बेकार जेम्स दिए हैं, और वो निकल जाते हैं। हो सकता है पैनासोनिक एनर्जी हो दिया और कल 310-15 रुपया होता है, तो उस टाइम पे लोग बोलेंगे कि ये तो बेकार स्टॉक था। फिर थोड़े दिन बाद अगर वो देखेंगे तो हो सकता है उनको 390, 430 भी मिलेगा। सो पेशेंस चाहिए आपको। मैंने 6 से 9 महीने का टाइम दिया। जनरली आते हैं, अचीव होते हैं टारगेट्स, बट ऐसा नहीं कि नहीं हो तो इसको बेचना है। क्योंकि एक चीज मेरे क्लियर है कि मैं जो भी स्टॉक दूंगा देते टाइम जो टेक्निकली अच्छा होना चाहिए और फंडामेंटली तो हर समय अच्छा होना चाहिए। अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स खराब आते हैं तो उसको आप ट्रैक कीजिए, और उसका अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद मी ऑन ट्विटर। में ऑलवेज अवेलेबल हूं और हर क्वेरी का मैं आंसर देने की कोशिश करता हूं। आई फाइंड और आई ट्राई टू बी अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल। अगर आपने मुझे सुन के कोई भी गलत काम किया है या कोई भी काम को सही करना है, आई एम ऑलवेज देयर। तो इसीलिए आप लोग हमेशा ये ध्यान रखिए कि लेना है तो अनबोरोड मनी, अनवांटेड मनी एंड पेशेंस के साथ अगर लेते हो तो लीजिएगा। और ये 6 से 9 महीना लिखे हुए हैं, भगवान ने चाहा तो हो जाए, बट मार्केट्स नहीं चलते हैं तो 6 से 9 महीने क्या, कई बार 6-6 साल तक नहीं होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बीच में ऐसा दौर आया था, बट जनरली मैंने मार्केट में देखा कि 2 से 2.5 साल में तेजी मंदी एक बार खत्म होती है और वापस से ट्रेंड चेंज होता है। तो गार्डन रीच की मैं बात कर रहा था। अगेन अभी जो डिफेंस का, मैं शायद वो स्लाइड में बात करना भूल गया। डिफेंस में जो 68% ऑफ द डिफेंस सेक्टर की जो बाइंग है वो डोमेस्टिक कंपनीज से भी लिया जाएगा और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज से भी लिया जाएगा। तो उसका बहुत बड़े बेनिफिशियरी जैसे कि बीएल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर गार्डन रिच शिप बिल्डर्स है। यहाँ पे ध्यान दें, नेवी को ये लोग बना के देते हैं, यूनिक कंपनी है। मतलब एक तो सबसे बढ़िया बात है वैल्यूएशन, साथ में डिविडेंड यील्ड, साथ में ग्रोथ, पिछले 3 साल की कैगर 22% की, और साथ में जीरो डेट कंपनी। बस एक ही प्रॉब्लम है, वो है पीएसयू। पीएसयू को लोग बात पता नहीं क्यों नहीं चलते पीएसयू, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पे लोगों को लगता है कि वो ब्यूरोक्रेसी और ये सब की वजह से स्टॉक्स में डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम होती है और कहीं ना कहीं इंटरवेंशन हो सकता है फ्यूचर में। तो एफआईआईज लोग कम घुसते हैं, फिर भी इसमें 1.5% एफआईआईज है, डीआईआईज 11.25% है और गवर्नमेंट 75%। अगेन इसमें भी आप देखिए तो रिटेल का इंटरेस्ट बहुत कम है, सिर्फ 10% है, और उसमें भी आप दमानी जी का अगर ठप्पा लग जाए तो बेस्ट पार्ट क्या है, दमानी जी ने भी जहां लिया होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि 220-30 के रेंज में लिया और वहां से भाव अभी 245 है। बीच में ये ऊपर गया था 270 तक, जिस दिन ये न्यूज आई सामने, जब वो दिसंबर की फाइलिंग्स होती है और जब आपको इस सामने नाम आते हैं कि ये इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड हुए हैं, तो उससे ये स्टॉक ऊपर गया था, फिर नीचे आ गया, अब कंसोलिडेट कर रहा है। सो इट्स अ फैंटास्टिक टाइम टू ग्रैब द स्टॉक। एकदम मतलब बस डरना नहीं है अगर आप स्टॉक लेते हो, क्योंकि इस कंपनी में कहीं भी डिमांड का इशू नहीं आने वाला। तो आई होप मैं सुनाई दे रहा हूं मैं। हाँ सर, सुनाई दे रहे, सुनाई दे। ओके। अब एक स्टॉक है एल्डेको हाउसिंग एंड इंडस्ट्रीज। ये कंपनी मैं इतना इंप्रेस्ड हुआ, देखिए वेरी फ्रैंकली, मैं नोएडा गया और मेरी सिस्टर नोएडा में रहती है, कजन, फर्स्ट कजन, और वो एल्डेको का प्रोजेक्ट है उनका, वहां पे उन्होंने अपना घर लिया, बंगला लिया। तो मैंने देखा है तो गजब का है, मतलब जो लेवल ऑफ कंप्लायंस, नहीं तो क्या होता है जनरली बिल्डर्स लोग का दिख जाता है और छोटे बिल्डर्स जल्दी से नॉन कंप्लायंस से थोड़ा सा मार्जिन बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हालांकि रेरा और अब जो कंप्लायंस के जो स्टैंडर्ड्स बढ़े हैं उसके बाद अच्छे बिल्डर्स और अच्छे हो जाएंगे और खराब बिल्डर्स वीड आउट हो जाएंगे, बाजार से निकल जाएंगे। तो इसलिए रियल एस्टेट में आप देखिए अभी अननेसेसरली इन्वेंट्री की सप्लाई बंद हो गई, अननेसेसरली प्रोजेक्ट्स नहीं लाते हैं बिल्डर्स, क्योंकि वो जो सर्कुलर फंडिंग होती थी वो खत्म हो गया और बोलते कि पहले ये माल बिक जाए, तो इसलिए वो तेजी भी आ गई। अब उनके थोड़े थोड़े डेट्स कम हो रहे हैं और जो उनके लेंडर्स थे, प्राइवेट लेंडर्स भी, वो भी समझ गए कि भाई मरे हुए को कितना मारना है, अब खुद ही खुद भाव आ जाएंगे। तो 7-8 साल की जो बड़ी मंदी थी 2012-13 के बाद जो मंदी स्टार्ट हुई थी, और अब कहीं ना कहीं अच्छा बॉटम आउट हो गया और बाउंस बैक करने लगा है। तो रियल एस्टेट में मुझे बहुत भरोसा है। मुझे लगता है कि इससे लेकर जो बिल्डिंग मटेरियल्स वाले स्टॉक है उनको तो मैं काफी रेकमेंड करता हूँ, बिकॉज मेरा पेरेंटल बिजनेस, मेरी फैमिली बिजनेस यही है। तो मैंने एस्बेस्टस वाली कंपनियां, प्लाईवुड वाली कंपनियां, पेंट्स वाली कंपनियां,
फिर ये एक्रिसिल जो बेसिन वाली कंपनी है 60 रुपए पे रेकमेंड किया हुआ, आज मल्टीबैगर बन चुका, कितने टाइम्स हो गया। तो ऐसे स्टॉक्स देख रहे हैं। और एल्डेको की मैं बात कर रहा था, देखिए बहुत छोटी इक्विटी है और इस कंपनी का मैंने चैनल चेक किया, मैंने उनका देखा, मेंटेनेंस देखा, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन देखा, फिर मैंने जो इस इंडस्ट्री में लोग हैं, छोटी कंपनियां होती तो जो अनलिस्टेड बिल्डर्स है उनसे पूछा, बोले ये बहुत अच्छी कंपनी है और ये लोग अपना काम लिवरेजिंग के साथ नहीं करते, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक अगर बिल्डर बिना लिवरेजिंग के काम करे, जीरो डेट वाली रियल एस्टेट कंपनियां आपको बहुत कम मिलेगी। और ये आदमी, ये कंपनी जो है, और डिसीजन मेकर जब मल्टीपल होते हैं तो इश्यू होता है। यहाँ पे डिसीजन मेकर मुझे लगता है कि एक ही है, प्रमोटर भी बहुत, मतलब एक मिस्टर पंकज बजाज ही प्रमोटर है, और बाद में मैं देख रहा हूँ कि पब्लिक में भी कई कुछ इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टेड है। तो ओवरऑल इस स्टॉक में ध्यान देना चाहिए। फंडामेंटल्स आर एक्सीलेंट, मतलब 15 के पी मल्टीपल पे स्टॉक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 31%, रिटर्न ऑन इक्विटी 23%, पिछले 3 साल की प्रॉफिट की क्या करें 31% की, डिविडेंड भी 1% के लगभग देते हैं, जीरो डेट कंपनी। और इस बार जो रिजल्ट्स दिए हैं, सितंबर के रिजल्ट्स फैंटास्टिक थे इनके, क्वार्टरली रिजल्ट्स। और मैं देख रहा हूं कि आप देखिए नेट प्रॉफिट्स पिछले सितंबर में और इस सितंबर में ये 16 करोड़ 17 करोड़ कमा रही है, और पिछले 4-5 क्वार्टर में हाईएस्ट एवर इन्होंने टीटीएम बेसिस पे प्रॉफिट्स कमाया है। सो आई थिंक इस कंपनी में ध्यान दें। और मैं चैनल चेक और मैं जो बैलेंस शीट देख रहा हूं, मैंने इनकी रेटिंग्स देखी, सब कुछ देखते हुए मुझे लगता है कि ये स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे ले सकते हैं। टीसीएस, ये स्टॉक आप बोलोगे कि इसके बारे में बात करने की जरूरत क्या है, बट मुझे ये समाव इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी लगती है जो बायबैक वाली है हर रिटेल इन्वेस्टर को। और आप लोग सीएस और आप अपने क्लाइंट्स को भी प्रमोट कीजिए कि इवन माइनर का भी पैन कार्ड खोलिए, माइनर के अकाउंट में भी डीमैट अकाउंट खुलवाइए, वहां पे भी अप्लाई कीजिए, हर फैमिली का एक एचयूएफ खुलवाइए। मैं हर बार बोलता हूं, तो आप हस्बैंड वाइफ एचयूएफ और 2 बच्चे 5 जनों के अकाउंट में 10 लाख रुपए लगाते हैं, आपके हर 2 लाख रुपए पे आपको 15 से 20 हजार रुपए की कमाई होने के पूरे चांसेस। 37-3800 में स्टॉक लेना आपको, और ऊपर 4500 में टेंडर करना, जहां पे एक्सेप्टेंस भी आना है, और जो माल रह गया वो नेक्स्ट ईयर चला जाएगा। और हर साल ये लोग अपने बायबैक की प्राइस को और बायबैक के जो अमाउंट है उसको बढ़ाते जाते हैं। तो हर साल नहीं तो भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इस बार शायद बढ़ाया, पिछले 2-3 साल सेम था, बट ओवरऑल मैं पिछले 3-4 सालों से हरदम देखते आ रहा हूं, और हम लोगों ने हमारे क्लाइंट्स को बहुत पुश करते हैं हम लोग। सो आई ऑलवेज बिलीव इन प्राइमरी पार्टिसिपेशन इन इक्विटी मार्केट्स। अननेसेसरी ट्रेडिंग और सेकेंडरी मार्केट्स टिप्स ये वो से अच्छा है ये जो आईपीओ वाली अपॉर्चुनिटी, बायबैक वाली अपॉर्चुनिटी, डीमर्जर वाली, कॉर्पोरेट एक्शन वाली, ओएफएस वाली, इन सब को सीखने की कोशिश कीजिए। और आप लोग चूंकि अपने आप में सीएस हैं और इतने एडवोकेट्स और इतने समझदार हैं, और आप लोग के क्लाइंट्स होते हैं, उनको भी आप लोग समझाइए, तो वो याद रखेगा कि हाँ मेरे को इनकी वजह से 10 लाख रुपए लगाने पे 1 लाख 1.5 लाख रुपए आया। सो प्लीज वर्क ऑन इट। एंड टीसीएस इस बजट का भी बहुत बड़ा बेनिफिशियरी, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। एक्साइड इंडस्ट्रीज, ये अगेन ऐसे लेवल्स पे ये कंपनी, और जो एचडीएफसी लाइफ वाली जो न्यूज है, और प्लस ईवी के ऊपर जो सरकार का फोकस, बैटरी स्वैपिंग के ऊपर, एंड जो मैनेजमेंट की क्वालिटी, सो ओवरऑल आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन द स्टॉक। और मैं वैल्यूएशंस भी मुझे बहुत सस्ते लगते हैं, हालांकि ग्रोथ वाइज कोई बहुत ज्यादा इंप्रेसिव ग्रोथ नहीं दे पाए, बाकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वगैरह सब बढ़िया है, जीरो डेट, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। तो टीसीएस, एक्साइड, ये दोनों एफएनओ की लार्ज कैप्स मान लीजिए आप। एल्डेको और पैनासोनिक एनर्जी थोड़े कम सुनी हुई कंपनियां हैं, और बाकी जो 2 कंपनियां हैं पीएनसी इंफ्राटेक और गार्डन रीच, इनके ऊपर लोगों ने रिसर्च की है, बट ये भी कोई बहुत बड़ी कंपनियां नहीं है मार्केट कैप वाइज। सो ऑल दिस 6 स्टॉक्स आई थिंक कैन डू वंडर्स, इफ नॉट वंडर्स एटलीस्ट हमें एक डिसेंट या हैंडसम रिटर्न्स देने में सक्षम हो सकती है। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर नीचे भी जाए तो शायद घबराहट नहीं देंगे ये स्टॉक्स। सो थैंक यू सो मच। सो दीज वर माय जेम्स जो मैंने कोशिश की, और मैंने सारे संदीप जी केवल 2 स्टॉक्स जो हैं जो शायद आपको you like that both the stocks, dredging and Himadri. What you advise about that? ड्रेजिंग मुझे अच्छा लगता है। हिमाद्री में मुझे मतलब देखिए उस बड़ा बेनिफिशियरी है इस बजट का, बट मैं somehow रेकमेंड इस स्टॉक को पहले नहीं किया। मुझे कुछ चीजें जो थी वो समझ में नहीं आ रही थी उस कंपनी को लेकर, तो इसलिए मैंने अभी तक रेकमेंड नहीं किया। हालांकि
अब जो चैनल चेक्स और जो समझ में आता है कि हिमाद्री में चीजें बेहतर हो रही है, बट स्टिल मैं अभी भी मतलब पूरा कन्विंस्ड नहीं हूं, तो मैं इसलिए जल्दी से रेकमेंड नहीं करूंगा। बट यस, जिन्होंने ले रखा है वो लेके रख सकते हैं। मुझे थोड़ा सा वैल्यूएशन वाइज और कुछ नंबर्स वाइज थोड़ा सा अभी भी महंगा लगता है, बट यस इस बजट का बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है, सो वन कैन स्टिक टू इट। मुझे क्या, थोड़ा मैं डेटा डेज को देखता हूँ, वो बढ़ रहा होता है तो मुझे डर लगता है, प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग कम हो रही है तो मुझे डर लगता है। तो मेरे कुछ पैरामीटर्स है, मेरे 20 फंडामेंटल पैरामीटर्स में ये इसका स्कोर कम आता है। हो सकता है कि मैं गलत पढ़ूं, हो सकता है कि लोगों को जिनको ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है या ज्यादा रिसर्च है, क्योंकि हर कंपनी का हर आदमी ज्ञाता नहीं होता है, तो मैं तो मेरा एक बहुत ही डेटा ओरिएंटेड और एक प्रोसेस ओरिएंटेड रिसर्च का एक प्रोसेस है। फिर उसके बाद मैं टेक्निकल देखता हूँ, उसके बाद मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखता हूँ, उसके बाद मैं जेम्स को देता हूँ। तो मेरे एंड व्हाट अबाउट द ड्रेसिंग, बिकॉज ये शेयर चलता नहीं है और बजट से ये बेनिफिट है। अरे ड्रेसिंग तो देखिए, मुझे याद है जब मैं रमेश दमानी, देखिए मैं नरेश दमानी बोलने लग गया, देखिए आप, तो रमेश दमानी जब मैं काम कर रहा था तो उन्होंने सबसे पहला स्टॉक मुझे ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन बोला कि इसके बारे में रिसर्च करो, ये इसका डिसइन्वेस्टमेंट होगा, ये होगा। उस टाइम पे ये सिर्फ कोई 4% मार्केट में था और उसमें भी एसबीआई म्यूचुअल फंड के पास था, तो हम लोग समझ रहे थे। और ये कंपनी कहां से कहां ग्रो कर गई, और ये कंपनी में भी प्रॉब्लम ये है कि नंबर्स इन सिंक नहीं है, इसीलिए सरकार ने इसको लेकर कुछ वो लाए हैं, क्योंकि इनको भी क्या होता है, सरकार को भी कहीं ना कहीं अपना माल बेचना होता है। देखिए इसमें कोई बुराई नहीं है, सरकार भी है तो कहीं ना कहीं देखिए अपने हित के लिए सोच रही कि भाई बाजार में माल बेचना है, और ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन के पास अभी व्यापार नहीं है, तो ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन के लिए ये प्रावधान जो आया है, इससे हो सकता है कि वो लोग पॉजिटिविटी में आ जाए। अभी भी आप देखिएगा पिछले कई क्वार्टर से लॉसेस में है, तो इसलिए चलता नहीं है। तो देखिए चलेगा तो नंबर से ही, हर आदमी जो समझदार आदमी है, अब मैं तो जैसे छुआ ही नहीं, टेक्निकली बहुत सस्ते लेवल्स पे है। कई बार देखिए मार्केट्स में नॉइज होती है, बजट है, कोई न्यूज आ गई, कोई ने बोल दिया, कोई बड़े इन्वेस्टर ने बोल दिया, तो स्टॉक चल जाते हैं एक बार, बट बाद में वापस से अपने लेवल पे आ जाता है, धरातल पे आता है, अगर उसमें फंडामेंटल्स का बैकिंग नहीं हो। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम थी। बट यस, दिस पर्टिकुलर मेजर इज गुड। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, तो आपको थोड़ा थोड़ा ट्रेडवेस्टर बन के काम करना पड़ेगा, बट वन कैन सर्टेनली, बिकॉज आई आल्सो ऑब्जर्व कि ड्रेजिंग चलता नहीं है, बजट के बाद 340 का 390 तक हो गया, लेकिन वापस वही 380 के पास आके वापस रिवर्स बैक हो जाता है। बस यही रीजन है, मैंने बताया ना कि मार्केट फंडामेंटल से बैक्ड नहीं है। अब आप, मैं कई बार जैन साहब में कई स्टॉक देता हूं, और आप देख लीजिएगा फंडामेंटल्स अगर अच्छे हो तो वो उस दिन तो क्या नॉइज की वजह से ऊपर चला जाता है, क्योंकि अपन ने बोला, सारे लोग कूद पड़ते और वो ऊपर चला जाता है, बाद में वो नीचे भी नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उसमें फंडामेंटल्स है। फिर लोग देखते हैं, अरे यार ये तो हमारे मिस हुआ था, ये नाम तो हमने सुना ही नहीं था, फंडामेंटल सही है, तो फिर उसको बेचता नहीं है। अभी आपका एक रिकमेंडेड स्टॉक जो है BLS इंटरनेशनल, यू नो कि 80-100 रुपए से लेके अभी 300 के ऊपर हो गया। अभी बजट से इट विल बी बेनिफिटेड, बट एट दिस लेवल विल यू रिकमेंड टू बाय? मैंने बाय ऑन डिक्लाइंस है। देखिए कई स्टॉक क्या होता है, टेक्निकली तो आपको देखना ही पड़ेगा, फंडामेंटली इट इज वेटेड। मतलब क्या होता है, हर चीज का एक लेवल होता है। जैसे अब आपको घर लेना है, ये जगह तो अच्छी है मगर अभी भाव अच्छे नहीं है, तो मेरे लिए कोई काम का नहीं है ना। अब ये स्टॉक अभी जिस लेवल से चला और अभी 260-70 रुपया हो गया, तो मैं ये बोलूंगा कि पहले नीचे आने दें, कंसोलिडेट होने दीजिए, फिर लीजिए। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि डॉक्टर ने बोला कि मुझे BLS ही लेना है। आपको 8000 स्टॉक में से खाली 20 स्टॉक लेने हैं। अगर मेरा पूरा मन भरेगा तो वो लूंगा स्टॉक में। तो BLS सर्टेनली इट्स अ वेरी बिग बेनिफिशियरी, और उनके प्लान्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनके मैनेजमेंट को हमने टीवी पे भी सुना, तो उससे कॉन्फिडेंस आता है। बट स्टिल मैं अब रेकमेंड नहीं करूंगा। मैंने इसलिए इसमें नहीं लाया ना, मैंने लाया कि बेनिफिशियरी कंपनी है। आपका पोर्टफोलियो को बेनिफिट कितना देगा वो पता नहीं अभी। वो आपने बिल्कुल सही किया। जो चीज ऑलरेडी बढ़ चुकी है उसको रिकमेंड करके, बोरोसिल रिन्यूएबल, आई रिमेम्बर दैट वी डिसाइडेड दैट व्हेन द रेट वाज 80 रुपीस, क्या कहां से कहां हो गया अभी एट दिस। अब मैं पहले लिख के लाया, अब 54 के P मल्टीपल में वो स्टॉक चल रहे हैं, मार्केट चला हुआ है 54 के P मल्टीपल पे स्टॉक है, तो कोई को प्रॉफिट बुकिंग करनी होगी तो जहां बड़ा प्रॉफिट होता है वही बेचेगा वो आदमी।
तो इसीलिए जो ज्यादा बड़े हुए स्टॉक्स है, अब ये जैसे फिनटेक कंपनीज है, न्यू एज कंपनीज, ये किस तरीके से टूट रहे हैं, तो रीजन यही है, जहां पे बड़ा प्रॉफिट हुआ वहां पे जल्दी निकलेंगे। तो मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें वैल्यू इन्वेस्टर होना चाहिए और थोड़ा बहुत अपने को कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ ही मार्केट में काम करना चाहिए। बजट ये वो सब इवेंट्स है, फाइनली तो आपके प्रिंसिपल से काम आने वाले हैं। 100% एग्रीड। तो अभी कोई स्टॉक लेना चाहिए जो अभी तक बढ़ा नहीं है और जो बजट से बेनिफिटेड है। जो ऑलरेडी बढ़ गए हैं, अगर कोई भी उसको लेने जाएगा तो कभी भी ट्रैप हो सकता है। एग्जैक्टली आपने राइट वर्ड बोला। बट ऐसा है कि अगर ट्रैपिंग भी, कोई जरूरी नहीं है कि वो ट्रैपिंग होगा, वो स्टॉक का भाव आएगा बाद में भी, अगर वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो आप लोग जो भी इस वेबिनार को देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, आप लोग प्लीज, मैंने अगर ये स्टॉक बता दिया तो ऐसा नहीं कि आंख मीच के तल लेना है, आप लोग अपनी रिसर्च आज रात को ही कर लीजिएगा। और देयर आर सो मेनी स्टॉक एनालिटिक एप्स दीस डेज कि आपको रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं है। हम सब ने मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ा और सबसे इंटरेस्टिंग पेपर हमारे बीकॉम में तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग था, जहां पे पी मल्टीपल निकालना है, प्राइस टू बुक निकालना है, और जो लोग अकाउंट्स में ज्यादा अच्छे भी नहीं होते थे उनको भी 80% प्लस मार्क्स आते थे इसमें। तो कहने का मतलब है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स सो इजी। एंड नाउ आप देखिए मार्केट्स मोजो, मनी कंट्रोल, स्क्रीनर.इन, फिर आपके स्टॉक एज, ये सारे एप्स दुनिया भर के मार्केट में चल रहे हैं, investing.com, इन सबको देखिए, वहां पर हर कंपनी के बारे में सब कुछ मिल जाएगा। आपको बस ये करना है कि एनालिसिस लगानी है, आपका दिमाग लगाना और आपका कॉमन सेंस लगाना, जहां पे अपन लोग दिमाग नहीं लगाते। अपन लोग फ्रूट्स खरीदने में, जूते खरीदने में, मोबाइल खरीदने में सारा दिमाग लगा देते हैं, पैसे काम जब पैसे लगाने उसमें दिमाग नहीं लगाते। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें स्टॉक्स को भी उसी तरीके से खरीदना है। व्यूअर्स के जिसको भी क्वेश्चन हो तो विराग, अगर इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। मेरा एक क्वेश्चन है संदीप जी। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने सारे सेक्टर वाइज किस किस को बजट से बेनिफिट होगा और उसके रिलेटेड कौन कौन सी कंपनियां हैं उनकी भी डिटेल में जानकारी दी। मैंने सबके स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। संदीप जी, आप स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं और हम टीवी पे आपका एनालिसिस करते हैं, और कभी हमें ये भी याद है कि बीएससी के दिन आप जयपुर से गजक लाए थे संदीप जी के लिए और पान भी लेके आए थे। तो बारीकी से हम आपको ध्यान रखते हैं, आपकी एक्शन क्या क्या रहती है। और जेम्स में आपने जो 6 स्टॉक बताए वो तो नोट डाउन कर ही लिया है मैंने अगले साल के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। मैं पूछना संदीप जी एक चाहूंगा कि आज के स्क्रीन के टाइम पे भी न्यूज आई थी कि गवर्नमेंट जो पीएसयू बैंक्स हैं उनके मर्जर की बात जो चली थी, तो अभी जो पीएसयू जो छोटे बैंक है उनके मर्जर के रिलेटेड आपकी क्या हमें सजेशन या राय है कि अभी उनमें अपन कर सकते हैं, काम ले सकते हैं कि ऑलरेडी बढ़ चुके हैं? नहीं, बिल्कुल, देखिए बड़े तो हैं बट इतने भी नहीं बड़े हैं, क्योंकि ये ऊपर से बहुत टूटे हुए भी हैं। ऊपर से आज बैंक ऑफ बड़ौदा 160-70 में भी अच्छा लगता था और नीचे 80 रुपये आ गया, और मार्केट इतना चल गया, अभी भी 100 रुपये, 110 रुपये, 12 रुपये ही है। तो ऐसा कुछ भी बड़े नहीं है। और जिस तरीके से अब गवर्नमेंट इसमें आईबीसी को लेकर भी प्रावधान लाया है और ओवरऑल जो एक क्लीनिंग अप हुआ है, आप देखिए आईएलएफएस वाला जो मैटर है, 55-56 हजार करोड़ का जो मैटर है, उसको रिजॉल्व करना अपने आप में इन पीएसयू बैंक्स के लिए बहुत बड़ा प्लस है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये 5-6 जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स रह जाएंगे, ये लोग बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होंगे। और एसबीआई, पीएनबी, बीओबी, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, ये सब अच्छा करेंगी। इवन आज मैंने बैंक ऑफ इंडिया रेकमेंड किया था, आईडीबीआई बैंक प्राइवेटाइजेशन में सबसे पहले उस पे है, अभी भी बढ़िया लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इनमें सबसे बढ़िया बात यह है, यहाँ पे वैल्यू है। यहाँ पे अगर कोई भी पॉलिसी या न्यूज आती है तो उसका इंपैक्ट बहुत जल्दी आता है। क्यों आता है? क्योंकि नीचे गिरने का घर ही नहीं रहा। अब कहाँ ले जाओगे आप पीएनबी को? आप 34-35 रुपए तक ले जाओगे, 37 रुपए तक ले जाओगे, 38 रुपए तक ले जाओगे। अब भी 43 हुआ, नहीं तो बजट के पहले तक या कल तक ही 40-41 में पड़ा हुआ था। तो बेस्ट यही है, जस्ट बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर इज इन्वेस्टेड, तो जैसे ये ऊपर जाने लगते हैं तो ये बिकने लग जाते हैं। और एफआईआई लोग इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड नहीं है। और एफएनओ में जो स्टॉक होता है उनमें पोजीशंस का बहुत बड़ा काम होता है, कॉल पुट का बहुत बड़ा काम होता है, उनका रोल बहुत बड़ा होता है। तो इसीलिए जो नॉन कैश, नॉन एफएनओ स्टॉक है, हम लोग तो उनमें ज्यादा रेकमेंड करते हो। जैसे कि आईडीबीआई बैंक है, यूनियन बैंक है, ये दो मेरे भी फेवरेट्स हो रखे हैं। बैंक ऑफ इंडिया मैंने अभी 2-3 दिन पहले दिया, यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। बाकी एसबीआई, पीएनबी, बीओबी, ये सब
स्वीट स्पॉट में है, मतलब इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। ये बात ये ऑप्शन या ट्रेडिंग के बजाय, एक सेकेंड, संदीप जी, ब्रोकिंग हाउसेस कॉल पे आपने जेम्स स्टॉक में नहीं लिया है, डू यू नॉट फील कि ब्रोकिंग हाउसेस का बिजनेस बढ़ने वाला है? डीमेट अकाउंट खुलेंगे, LIC का इश्यू आने के बाद तो काफी फंड्स जो है, छोटे छोटे लोगों का फंड्स भी मार्केट में आ जाएगा, और स्टॉक मार्केट के लिए तो काफी अच्छा है ये LIC का इश्यू आए, और उसके बाद ब्रोकिंग हाउसेस का बिजनेस बढ़ना चाहिए। तो कौन सा ब्रोकिंग हाउस, व्हाट यू फील, व्हाट यू रिकमेंड? बहुत अच्छा सवाल है दूध साहब आपका, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा सवाल है। मैं इसके बारे में एक डिस्क्लेमर, डिस्क्लोजर भी देना चाहूंगा। आई एम माई सेल्फ अ ब्रोकर, और मैं ब्रोकिंग स्टॉक्स को बहुत बारीकी से समझता हूं, और मैं स्टॉक्स को कम रेकमेंड किया हूं टीवी पे, क्योंकि एक तरीके से कहीं ना कहीं एक कंप्लायंस भी आ जाता है। और मैं कईयों में हम लोगों ने एक तरीके से चंक में हम लोगों ने ब्रोकिंग स्टॉक्स में होल्डिंग्स ले रखी है, हमारे क्लाइंट्स ने ले रखा है हमारे कहने पे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इनमें फरेज रखता हूं, मैं नहीं रेकमेंड करता। बट फिर भी मैं बोलूंगा कि ये बहुत अच्छा सवाल था। डीमर्जर वाला इश्यू आएगा, भी एक कंप्लायंस ट्रिगर हुआ है, तो हो सकता है कि उससे बहुत सारे स्टॉक्स, आप देखिए अरिहंत स्टॉक ब्रोकिंग, मतलब ये 140-50 रुपए से 370 रुपया, करीब 340-35 रुपया हो गया, अभी भी बहुत बढ़िया लगता है, वैल्यूएशन साइज बहुत सस्ता है। जियोजीत लुक्स वेरी गुड। फिर आपके एंजल वन, ये लिस्टेड स्पेस में और ट्रेडिशनल ब्रोकर स्पेस में जीरोधा को एक ही जना आंसर दे पाएगा, वो एंजल वन। ब्रोकिंग स्टॉक्स, ICICI सिक्योरिटीज इज फैंटास्टिक। सो हम लोगों ने तो वन आफ्टर दी अनदर बहुत सारे स्टॉक्स को रेकमेंड कर रखा है टू आवर क्लाइंट्स, सो दैट्स व्हाई आई कैन नॉट रेकमेंड देम एंड आई कैन नॉट टॉक अबाउट देम ऑन दी सोशल मीडिया एंड टीवी आल्सो। I agree with you, but just I am discussing कि because ब्रोकिंग का काम बढ़ेगा, वेल्थ मैनेजमेंट का भी बहुत काम बढ़ेगा, तो जो वेल्थ मैनेजमेंट का भी काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये बजट बहुत अच्छा है। और ये IPO आने के बाद तो काफी फंड्स आने वाला है, क्योंकि एक बार वो IPO आया तो जिसके पास ब्लैक पैसा है वो भी उसका व्हाइट हो गया, उसके बाद तो वो मार्केट के अंदर ही पैसा आना है। व्हाट यू थिंक सर? एक सेकंड सर, एक सेकंड, मेरे को प्रेजेंटेशन बंद करना है, 1 मिनट। छोड़िए, चलिए। अरे राम शिट करते हैं यहाँ से, अभी हम आपको देख पा रहे हैं सर। हो गया, बंद हो गया, बंद हो गया ना? हाँ ठीक है, बोलिए। हाँ के पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं? इट इज जनरल डिस्कशन, काफी पैसा मार्केट में आने वाला है। तो आप मेरा टॉपिक बता देता हूं मैं। ICICI सिक्योरिटीज, नंबर 2 एंजल वन, नंबर 3 जियोजीत, नंबर 4 अरिहंत, फिर एक छोटी कंपनी है स्टील सिटी सिक्योरिटीज, जहां पे ये गवर्नेंस वाला भी बहुत बड़ा काम है, जैसे कि अलंकित और इनके पास है वैसा, उसको देख सकते हैं। फिर आप कई और, एक शेयर इंडिया बोल के भी है, वो काफी चल चुका, बट ये कंपनियां बहुत जबरदस्त कर रही है, मतलब गजब का काम कर रही है। इवन हम लोग भी ब्रोकिंग लेवल पे बहुत अच्छा काम चला हमारा भी, टचवुड। एंड सारे लोग अभी जो ऑटोमेशन की तरफ, डिजिटलाइजेशन की तरफ, मोबाइल ऐप की तरफ जा रहे हैं, तो वो सबने इंप्लीमेंट किया, तो उसका और बेनिफिट मिलने वाला। और वेल्थ वाले जैसे रिसेंटली वेल्थ मैनेजमेंट में आनंद राठी वेल्थ का भी जो इशू आया, आनंद राठी वेल्थ इज गुड, IIFL वेल्थ इज गुड, IIFL वेल्थ, आनंद राठी वेल्थ, बोथ आर गुड। सर मेरा एक सवाल है सर। पांडे जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, पांडे जी प्लीज। सर मेरा ये सवाल है कि हमको शेयर लेते समय क्या सर प्रमोटर देखना है, FII देखना है, DI देखना है? एक ये सवाल। दूसरा सवाल ये है सर, आज हम 60,000 रुपए खड़े हैं, तो क्या आज भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए सर हमको लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए ये नंबर्स होते हैं 60,000 और 70,000, इससे सेंटिमेंट्स का पता चलता है। कई बार देखिए डर जरूर लगता है कि 70,000 के लेवल पे आप स्टॉक लेते हो और मार्केट टूटते तो सब लोग चपेटे में आते हैं। बट हमें क्या करना है, जैसे कि आप अभी व्यापार कर रहे हैं ना, हो सकता है कि 1 साल फाइल्स ही नहीं आ रही हो, तो अपन धंधा तो बंद नहीं करते हैं। एक बेस लेवल पे तो हर आदमी चलेगा,
हर मार्केट में आपको स्टॉक्स मिलेंगे, हर खराब, आज कोरोना काल में जब पूरी दुनिया बंद थी तो उस टाइम पे भी आईटी के स्टॉक्स चल रहे थे, फार्मा के स्टॉक्स चल रहे थे, डायग्नोस्टिक सेंटर्स चल रही थी, एफएमसीजी स्टॉक्स चल रहे थे, डिलीवरी वाले लोग चल रहे थे। तो हमें ये देखना कि कौन से समय पे क्या चलते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करते हो मिनिमम 3 साल से 5 साल चाहिए, कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट करना तो ये मान के चलिए कि 5 साल में इंडिया में इलेक्शंस आते हैं, ये इसका भी मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। तो नई सरकार आने वाली होती है, नई सरकार आती है तो बहुत बड़े चेंजेस आते हैं, वो हो सकता है पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी हो, सेलर सर्किट भी लगता है, बायर सर्किट भी लगता है, बट वो पता कब चलता है जब मार्केट में आप जा रहे होते हो, जब इलेक्शंस की तरफ जा रहे होते हो। जैसे आप बजट की तरफ जा रहे थे तो हम इस बार बजट के पहले टूटा हुआ था मार्केट, 1-2 दिन से ठीक हुआ, फिर बजट के बाद अच्छा खासा चल गया, क्योंकि नो नेगेटिव वाज अ पॉजिटिव फॉर द बजट। तो अभी भी हम लोग जो स्टॉक्स की बातें कर रहे हैं, जो मैं वैल्यूएशंस की बातें कर रहा हूँ, वो मार्केट के पी मल्टीपल से नीचे चल रहे हैं, और उनके जो इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ है, इंडिविजुअल स्ट्रेंथ है, वो बहुत स्ट्रांग है। और दूसरा जो आपने प्रमोटर बोला, देखिए आप लोग भी सीए हैं, टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं, कोई आदमी से मिलते तो आपको 1 मिनट में पता चल जाता है ये आदमी कैसा है, जिसके आप रिटर्न्स भर रहे हो। आप लोग अपने आप में फर्स्ट लेवल पे इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं, आपको सब कुछ समझ में आता है कि कौन आदमी कितना आपसे छुपा रहा है, आपका क्लाइंट कितना आपसे क्या करवा रहा है, आपको सब पता होता है। तो आप लोग उसी हिसाब से आप लोग, तो हर चीज का एक रिएक्शन होता है, हमें अंदर से समझ में आता है। मैं बुक्स देखता हूँ, अगर डेटा डेज बढ़ रहे हैं, आपका इनकम टैक्स इंटरेस्ट कवरेज रेशियो खराब हो, या एफआईआई डीआईएस में क्वालिटी देखते हैं, तो एफआईआई डीआईएस से आपको कॉन्फिडेंस आता है प्रोमोटर्स की क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। फिर आप बाद में देखिए कि रेटिंग एजेंसीज कैसे रेटिंग कर रही है, उसमें भी अच्छी वाली रेटिंग एजेंसी है या हल्की वाली रेटिंग एजेंसी है। कई बार कई प्रमोटर्स होते हैं नंबर्स तो अच्छे दे रहे हैं मगर वो लोग रेटिंग एजेंसी को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। जीएसटी वाला आया, इनकम टैक्स वालों की रेट पड़ती है, अगर आप कोऑपरेट नहीं करते हो तो कोऑपरेट कौन नहीं करता है, जो कुछ ना कुछ इसके बाद छुपाने के लिए होता है। तो देखिए हर चीज को मैं ऐसे एक बार में नहीं बता पाऊंगा, बट ये आपको धीरे धीरे आपको पर्सपेक्टिव बनाना पड़ेगा। फिर उनकी सिस्टर कंपनीज को देखिए, उनकी जो दूसरे लिस्टेड एंटिटीज है उस प्रमोटर के, वो कैसा कर रहे हैं। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा तो सोचना नहीं है, टाटा तो सोचना नहीं है, बिरला में भी आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है तो सोचना नहीं है। आदित्य बिरला के बाद उनका ये कजिन है यश बिरला, तो उसकी कंपनी को मैं लेने के लिए नहीं बोलूंगा, हाथ लगाने भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि बिरला पावर सॉल्यूशंस, कोई जेनिथ सॉफ्टवेयर, कई लोग वो बिरला देख के ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। कई बिरला वो सुस्त बिरला है, अब सीके बिरला अचानक से एग्रेसिव हो गया। एक बिरला जो अपनी बेटियों को दे देता है तो उनके जवाई संभाल रहे हैं कंपनियों को। दूध साहब नाराज तो नहीं हो रहे हो ना? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, बिरला जी की बात कर रहा हूं। तो कहने का मतलब है ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ये बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं कि जो डिसीजन मेकर है वहां पे वो 1 या 2 होने चाहिए। जहां जहां 36 लोग आ जाते हैं वहां पे मजा नहीं आता। तो आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, कई बार ऐसा लगता है कि ये जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है उसमें भी कई ऐसे घुसे हुए हैं जो उन्हीं के ही नाम, उनके बेनामी होल्डर्स हैं। तो आपको वो धीरे धीरे सब समझ में आने लग जाता है। सो स्टार्ट रीडिंग डेटा, आपका एक्सपीरियंस आपको सिखाएगा। बट ये सारी चीजें, प्रमोटर्स का बैकग्राउंड क्वालिटी चेक तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पी मल्टीपल बता देता है, कई बार होता है ना कि फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, पी मल्टीपल नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब मार्केट को कुछ पता है जो प्राइस में रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे मैंने लक्स, रूपा और डॉलर तीनों रिकमेंड किया था। डॉलर चल गया, रूपा चल गया, रोज सोचता हूँ ये लक्स क्यों नहीं चल रहा है जी। तो कैलकाटा में सीए में लेक्चर देने गया, बातों बातों में एक सीए ने बोल दिया कि ये लक्स में ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा था, पता नहीं तो क्या पता रहता, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता कौन बोला क्या बोला। इतने लोग एक साथ थे, 400-500 लोग अटेंड थे, तो हर आदमी को कोई ना कोई एक भनक होती, बोले नहीं इनका ना थोड़ा अलग ही टाइप का है, और आज देखिए जो उसमें हो ही तो बाजार में तस्वीर होती है, बाजार समझता है। DHFL देखिए, प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पे हमेशा सबसे सस्ता था। तो निकले भी 650 से टूट के भी आ गया और खत्म हो गई कंपनी। तो वहां पे लोगों को पता था कि इनके फंडिंग में इनके कुछ इश्यू है, ऐसे ही में था। तो आपका होता है हर कंपनी का एक क्राइटेरिया देख लो, कुछ कंपनीज का पी मल्टीपल देखो, बैंक्स का जो बुक वैल्यू के नीचे क्यों चल रही है, वो भले ही दिख रही बुक है बट उसमें डूबत वाली बुक ज्यादा है, तो इसलिए वो प्राइस टू बुक के नीचे चल रहा है। कई बार आपने अपनी रिजर्व को, नेटवर्थ को अलग तरीके से बनाया तो वो स्टॉक बुक वैल्यू के नीचे चलता है।
तो वो हमें अट्रैक्ट जरूर करता है, मगर आपको देखना पड़ेगा कि रिजर्व कैसे बने हैं, वो पैसे कमा के बने हैं या कोई माल बेच के रिजर्व आए हैं। तो बहुत सारी चीजें होती है। आई थिंक आई हैव आंसर्ड टू योर क्वेश्चन इन पार्शियल मैनर, इफ नॉट कंप्लीट। नहीं सर। थैंक यू सर। सर पार्टिसिपेंट्स का क्वेश्चन है, यू हैव रिकमेंडेड स्टार्ट पेपर लास्ट टाइम, करंट मार्केट प्राइस इज 132 and target even is 180, so what is your recommendation as of now? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पेपर स्टॉक्स नहीं चले और दिक्कत भी कुछ नहीं लगती है मुझे, क्योंकि तो देखिए नंबर्स नहीं आ रहे हैं अच्छे, तो ये एक रीजन है। बट स्टार पेपर इज अ गुड कंपनी, कहीं कोई इश्यू नहीं है, और डंकन ग्रुप की कंपनी है, होल्ड करके रखिए, कहीं कोई इश्यू लगता नहीं। One more question from Natarajan ji. Jain sir, what is your view on ICICI Bank and Axis Bank, HDFC? What kind of appreciation you expect on this stock in short run? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है, एंड आई एम मोर बुलिश ऑन ICICI बैंक। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है ICICI बैंक फ्रॉम हियर, क्योंकि ICICI बैंक में जो मैनेजमेंट चेंजेस हुए उसका इंपैक्ट पूरा दिखने लग गया। ICICI बैंक को HDFC जैसा वैल्यूएशन नहीं मिला, बट नाउ ICICI बैंक विल आउट परफॉर्म, और ये मैं चैनल चेक से भी बोल रहा हूँ और हर तरीके से बोल रहा हूँ, एंड नंबर्स, चार्ट, सब कुछ फैंटास्टिक है। तो वन शुड स्टे इन्वेस्टेड इन ICICI बैंक, एंड इट्स अ बाय ऑन डिक्लाइन और बाय ऑन करंट प्राइस आल्सो, कहीं कोई इश्यू लगता नहीं है। बट यस, ये ध्यान रखिए कि आप अगर FNO में काम कर रहे हैं तो अपने स्टॉप लॉसेस के साथ काम कीजिएगा। अगर आप कैश मार्केट में काम कर रहे हो तो आप लिवरेजिंग के साथ मत कीजिएगा, तभी पैसा बनेगा। बाकी कोई कुछ भी बोल दे, पैसा बनता नहीं है। लक अगर आपका है तो हो सकता है कि 813 पे लेके 850 पहले आ जाए, और लक खराब हो तो 813 की चीज 780 आ जाए, और आपके पास ओछी रकम हो तो आप निकल जाते हो, और जिस दिन आपने काटा उसके बाद वो हो सकता है 870 भी हो जाए। सो यू नेवर नो। Right sir. One more question. Titan and Tata Motors. देखिए टाटा मोटर्स और टाइटन, एक चीज तो मैं बताऊंगा कि थोड़े से मतलब टाटा मोटर्स तो देखिए एक अलग ही स्टोरी हो चुकी है। मुझे पता नहीं, मैं थोड़ा कंफ्यूज रहता हूं, और सब लोग बहुत बुलिश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब से एन चंद्रा जी आए हैं, इन्होंने ये तो चीज क्लियर कर दी कि हर कंपनी को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं, और हर कंपनी में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वो दिख रहा है। और टाटा मोटर्स को सबसे ज्यादा संभालने की जरूरत इसलिए थी कि वहां पे डेट्स बहुत ह्यूज थे, और उन्होंने जिस दिन से ये स्टेटमेंट दिया कि विल वर्क टुवर्ड्स डेट्स और डेट रिडक्शन, और साथ में बिजनेस भी अच्छा चलने लग गया, डोमेस्टिक मार्केट हो, बट इसको बहुत जल्दी से मैं एनालाइज नहीं कर पाता हूं। मेरे हिसाब से मैं थोड़ा सा सक्षम कम हूं टाटा मोटर्स पे रिकमेंडेशन या राय देने के लिए। बट दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि टाइटन यस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बिल्कुल इन्वेस्टेड रहना चाहिए, क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज से जो ऑर्गेनाइज मार्केट में गया है, और इस बजट में भी कुछ ज्वेलरी को लेकर भी था, और जो कच्चे का काम ज्वेलरीज में खत्म हुआ है, कच्चे का पैसे से आप ले नहीं सकते हो, इसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है ये। दूसरा इनका टाइटन आई इज डूइंग वेल, फिर इनका जो पैराफर्निलिया और जो एक्सेसराइजेशन वाला जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा कर रहा है, और ये लोग शादी वाले बिजनेस में आ रहे हैं, इवन शादी के लहंगेज में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये कंपनी तो बहुत अच्छा करने वाली है, जस्ट दैट कि सस्ता नहीं है स्टॉक, बट यस द ब्रांड इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड मुझे लगता है कि ये स्टॉक में दम है। और जो अभी टाटा जो अपना मोबाइल ऐप, जो पूरा ग्लोबल मोबाइल ऐप कर रहा है, तो उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होगा। और जो ओमनी चैनल्स चल रहे हैं आजकल, तो हो सकता है कि इनको फायदा हो जाए कि अगर ऑनलाइन ज्यादा माल, ऑफलाइन में जो बड़े बड़े शोरूम्स खोल रखे हैं वहां पे इनके रेंटल्स जो वो हो सकता है कम हो जाए फ्यूचर में। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सर किसी भी एक स्क्रिप्ट का, स्मॉल कैप या मिड कैप स्क्रिप्ट का आपके पोर्टफोलियो में क्या परसेंटेज होना चाहिए मैक्सिमम? सॉरी सर, किसी भी एक स्मॉल कैप या मिड कैप स्क्रिप्ट का पोर्टफोलियो में मैक्सिमम एलोकेशन कितना होना चाहिए परसेंटेज वाइज? वो आपका पर्पस पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। जैसे मैं तो स्मॉल कैप मिड कैप पे ही फोकस रहता हूँ, मेरे को मतलब मैं बातचीत भी उसी की करता हूँ, और अगर इन्वेस्टमेंट भी करना होगा तो हम लोग उसी में इन्वेस्ट करवाते हैं क्लाइंट्स को भी, क्योंकि लास्ट I am asking with respect to a single script, maximum allocation to a single script. ये देखिए, ये आप जनरली मैं 8% तो मैक्स है, कोई भी स्टॉक को 8%, और उसमें भी डिपेंड करता है कि वो जो मिड कैप और स्मॉल कैप है वो कितना छोटा मार्केट कैप है और उसकी लिक्विडिटी क्या है। मतलब आपका एक फंड होता है,
तो आपकी एक क्वांटिटी होती है। हर जैसे आप एक शहर में बैठे हो, आपको पता है कि मुझे यहाँ पे इतना ही बिजनेस मिलेगा या यहाँ पे इतनी डिमांड है, तो वैसे ही आपको शेयर की भी सप्लाई और डिमांड देखनी पड़ती है। अगर कोई दिन आपको एक साथ माल बेचना हो, आपको पैसे की रिक्वायरमेंट हो, तो कहीं आपके बेचने से सर्किट नहीं लग जाए, क्योंकि लिक्विडिटी कम होती है मार्केट में। और कई अगर एनएससी बीएससी दोनों है तो थोड़ी लिक्विड ज्यादा होती है। प्योर बीएससी वाले स्टॉक है, वहां पे लिक्विडिटी कम होती है। और फंडामेंटली लिक्विडिटी कम होने का मतलब ये नहीं कि उसके फंडामेंटल्स वीक है। लिक्विडिटी कम दो कारण से भी हो सकते हैं कि मार्केट में फ्लोटिंग स्टॉक नहीं है, और दूसरा जो लोग खरीदे हुए हैं वो बेचना ही नहीं चाहते हो, इसलिए भी लिक्विड हो सकती है कोई चीज। तो मेरे कई बार स्टॉक्स ऐसे होते हैं, उसमें एक वो रहता है एक आर्ग्यूमेंट कि आपके स्टॉक कई बार इलिक्विड भी रहते हैं। अरे भाई इलिक्विड इसीलिए कि वो माल बेचना ही नहीं चाहता। दूध साहब के पास कोई अगर फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, वो बेचना ही नहीं चाहेंगे। और ऐसे अगर 400-500 दूध साहब हो मार्केट में एक पर्टिकुलर स्टॉक में, और वो निकाले नहीं माल को और अपने पास ही रखे, तो वो लिक्विडिटी कहां से आएगी? लिक्विडिटी तो आती है जीएमआर इंफ्रा में, लिक्विडिटी आती है छोटे छोटे जो डेट्स वाले स्टॉक होते हैं उनमें, जहां पे लेन देन चलते रहता है, ट्रेडिंग चलती रहती है एफएनओ वाले स्टॉक में। सो आई ऑलवेज बिलीव कि आपको स्टॉक में आपको लिक्विडिटी उसकी देख के एक दिन में क्या ट्रेडिंग हो रही है, उस वॉल्यूम से ज्यादा आप स्टॉक मत खरीदिए। और कम से कम 4%, 3 से 4%। और एक स्ट्रैटेजी ये भी है कि हम लोग 1-1% भी करवाते हैं इन्वेस्ट, कि आप 100 स्टॉक का पोर्टफोलियो बना लीजिए, 1-1% डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मिड कैप स्मॉल कैप में, क्योंकि कोई भी एक स्टॉक चलता बहुत बड़ा रिटर्न देता है। और ये भी एक स्ट्रैटेजी काम आती है कि आप ले लियो और भूल जाओ, उनमें से कई स्टॉक 10-10 गुना हो जाएंगे, और ज्यादा ट्रेडिंग करते तो पैसा नहीं बनता। सो ideally speaking 4% to 5% is a good ratio and maximum should be 8 to 10%। बाकी आपकी कन्विक्शन बोलेगी आपको। जैसे आपको सपोज मेरी कोई कंपनी है और लिस्टेड कंपनी है, और आप मेरे को जानते हो, मुझे फॉलो भी कर रहे हो, और मेरे से कहीं मिल भी गए और मेरे प्लान्स के बारे में जान गए, बातचीत में जान गए, मतलब ये मैं इनसाइडर इन्फो नहीं बोल रहा हूँ, बट जनरली अपने को एक फीलिंग आती है, हर चीज की एक वाइब्स होती है। मैं कैसे बात कर रहा हूँ, मैं दिल से कर रहा हूँ, दिमाग से कर रहा हूँ, मैं बिना बात की बात कर रहा हूँ, वो आपको पता चल जाएगा। तो वैसे ही आप किसी भी, कई बार होता है ऐसा कुछ भी नहीं कि लिस्टेड कंपनी वाले लोग अनोखे लोग हैं जिनको अपन मिल नहीं सकते, दिख जाता है, शादी ब्याह में भी दिखेगा, कोई फंक्शन में दिखेगा। अब जैसे मैं 2 लिस्टेड कंपनीज आईटी की, उनके प्रोमोटर को मैंने एक टाई के ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में सुना, बिल्कुल मैं उस दिन के बाद वो स्टॉक रिकमेंड करना बंद कर दिया। मतलब एक आईटी कंपनी का आदमी बढ़िया तो नहीं बन सकता, मतलब आईटी कंपनी का आदमी, मतलब वो लाला की तरह बातें कर रहा था वहां, उसके कपड़े, उसकी वाइफ, उसके थॉट्स, मुझे नहीं मजा आया। तो वो कुछ ना कुछ फीलिंग आ जाती है, वो आपको समझना पड़ेगा, वहीं पे ही आपका एक्स फैक्टर और जो कॉमन सेंस है वो काम में आता है, जिसकी कहीं भी लिखी भी नहीं होती है चीज। सर आंसर से राइट सर एक क्वेश्चन यूट्यूब व्यूअर से है कि नेक्स्ट लॉन्ग टर्म, मतलब वेरी वेरी लॉन्ग टर्म, नेक्स्ट डिस्ट्रप्शन कौन से सेक्टर में आएगा जहाँ पे 10, 20, 30 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और 10 to 15% CAGR रिटर्न मिल सकता है? आवाज क्लियर? हाँ बोलिए। हाँ सर, हाँ 10, 20, 30 इयर्स तक इन्वेस्ट करना है ऐसे सेक्टर में जहाँ डिसरप्शन आ सके नेक्स्ट डेकेड में, तो वैसा कौन सा सेक्टर हो सकता है जहाँ पे 10-15% एवरी ईयर रिटर्न मिलता रहे? देखिए, मुझे HDFC लिमिटेड बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब मैं इसमें, क्योंकि आप 20-25 ईयर्स की बात करें तो मैं लार्जर स्टोरी को और लार्ज कैप को बोलूंगा, और आपका चूंकि एक्सपेक्टेशन भी रिटर्न से बहुत ज्यादा नहीं है, 15-20%, 10%, तो बिना रिस्क लिए इतना लंबा स्टॉक हो, तो मुझे लगता है कि HDFC लिमिटेड इज अ फैंटास्टिक बेट। मुझे TCS बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ये सब एक इंस्टीट्यूशन और ऐसी कंपनियां हैं जिनको कोई हिला नहीं सकता है, तो TCS बहुत बढ़िया लगता है। ये इन स्टॉक्स पे ध्यान दे। और बाकी मतलब डिसरप्शन तो अब ऐसा हो गया कि हर जगह डिसरप्शन आएगा, बट बिल्डिंग मटेरियल्स वाले स्टॉक में कम डिसरप्शन आएगा, क्योंकि वहां पे डिसरप्शन आएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा, बट प्रोडक्ट का तो कोई डिसरप्शन हो नहीं सकता। हालांकि वहां पे भी होता है कि प्लाईवुड था, लकड़ी के जगह पे आजकल वो दूसरे MDF आने लग गए, बट वो लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छे से अपने आप को एक्सपैंड कर लेते हैं एंड वो लोग अपना एक पोर्टफोलियो बना लेते हैं। सो आई एम वेरी बुलिश ऑन बिल्डिंग मटेरियल स्टॉक्स। तो मैंने एक जैसे एक्रिसिल दिया था, वहां पे थोड़ा नीचे आया, तो वो स्टॉक देखिए। मुझे FMCG वाले स्टॉक्स बढ़िया लगते हैं, मुझे ADF फूड्स अच्छा लगता है,
जो नीचे है तो ले। मुझे अमृतांजन बहुत बढ़िया लगता है क्योंकि सर में दर्द तो बढ़ने ही वाला है, शरीर में दर्द तो बढ़ने ही वाला आने वाले सालों में, तो पेन मैनेजमेंट का तो बिजनेस चलेगा। और वो लोग सैनिटरी नैपकिन में आ गए तो उसका भी बहुत बड़ा रीच और बढ़ने वाला है क्योंकि अवेयरनेस लेवल्स बहुत हाई है, वो एक अच्छा स्टॉक है। वो लोग जूसेस में आ गए तो वो एक स्टॉक लगता है मुझे अच्छा। फिर फार्मा स्टॉक्स में मुझे एफडीसी अच्छा लगता है। सीमेंट स्टॉक्स में डिस्रप्शन आ नहीं सकता है, सीमेंट की जगह पे आप मिट्टी से बनाओगे नहीं, ठीक है, प्री फैब और ये सब आ गए हैं, बट स्टिल कंजम्पशन बढ़ने वाला, तो सीमेंट स्टॉक्स पे ध्यान दीजिए। सो अ गुड सीमेंट स्टॉक कैन बी अ वेरी गुड बाय। सर आईटीसी कब चलेगा? आईटीसी देखिए वो इसीलिए नहीं चलता है, इसका फंडा ये है कि ये एफएनओ में है एक तो, और कॉल और पुट में बहुत आराम से लोगों का पैसा बनता है। आप क्या करोगे भाई, 230 रुपए भाव चल रहा है ना, आप 210 और 15 की पुट बेचते हो। पुट बेचने का मतलब होता है तेजी करना, आपको ब्याज मिल गया। फिर आप अपने को पता है ये 240-50 से ऊपर जाता नहीं, वो फ्यूचर में लेके कॉल बेच देता है, या फिर वो कैश में लेके कॉल बेचता है। जो एक्चुअल जो काम हो रहा है ये हो रहा है। हम तो हमारे कई क्लाइंट है, उनके पास पोर्टफोलियो था दूसरा, मतलब इसको प्लेज करके आप पुट राइटिंग करो दबा के, मतलब उस बंदे ने 70-80 लाख रुपए पुट राइटिंग से कमा लिया पिछले 1.5-2 साल में, और आता नहीं था कुछ भी, बस खाली आड़ू आड़ू बुद्धि में बोला मैं तो बेचते जाता हूँ सर, बस प्रीमियम आ रहा है, कितना हो रहा है। स्ट्रेटेजी आल्सो फॉर पुट ट्रेडिंग। हाँ, मैंने आईटीसी पे, बीपीसीएल पे अगर जिन्होंने किया होगा बहुत पैसा कमाया होगा। लेकिन संदीप जी, जब सबको पता है कि आईटीसी एक मल्टी कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है और आगे जाके ये सब डिवीजन अलग अलग करेगी तो सब शेयरों की वैल्यू अच्छी खासी होने वाली, लेकिन फिर भी कोई डिलीवरी क्यों नहीं लेना चाहता इसकी? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए अगर आप डीमर्जर भी होता है ना, तो उसमें जो मेजर बिजनेस है वो सिगरेट का है। एफएमसीजी में अभी तो वो लोग जितनी पेट बनानी वो बना नहीं पा रहे हैं, होटल्स उनका लॉस में चलता है, पेपर वाला स्टॉक है, तो फिर भी ठीक है, मतलब वो एक और डिविडेंड यील्ड देता है। देखिए जो स्टॉक ज्यादा डिविडेंड देने लग जाता है वो स्टॉक में आप कैपिटल अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा मत कीजिए। जैसे पीएसयू स्टॉक्स में कैपिटल अप्रिसिएशन और डिविडेंड टोटल रिटर्न को देखिए। तो हम तो ये देखते हैं कि हम तो जो स्ट्रेटेजी बताते हैं, कैश मार्केट में खरीदो, डिविडेंड भी खाओ और साथ में कॉल और पुट भी बेचो, तो आपको साल का 20% गारंटी तो नहीं बोलूंगा बट गारंटीड है एक तरीके से, 3 साल से तो हो रहे हैं। तो बट देन यू नो दीज आर ऑल टिपिकल स्ट्रेटेजीज, खरीद के रखिए, ज्यादा चिंता मत कीजिए, 8 से 10%, 8%, 5% पोर्टफोलियो का रखिए। संदीप जी, इस बजट के अंदर गेमिंग्स को मेरे को लगता है कि धीरे धीरे ये तो लीगलाइज करने वाले हैं पूरा, और गेमिंग के अंदर नजारा के अलावा एक डेल्टा है, और दूसरी कौन सी कंपनी है? ऑन मोबाइल ग्लोबल है इसमें। फिर आपके डेल्टा कॉर्प देखिए थोड़ा अलग टाइप का है, वो गेमिंग सॉफ्टवेयर में नहीं है, बट यस दे आर इनटू गेमिंग, ठीक है, और बट नजारा है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि और कई कंपनीज आएंगी जो लिस्टेड नहीं है, वो लिस्टेड होने आएंगी और वो लोग पैसा कमाएंगे। यहाँ पे डिसरप्शन बहुत होने वाला है। देखिए मुझे नजारा के वैल्यूएशन से डर लगता है वेरी फ्रैंकली, बट ठीक है, मुझे भी नजारा के वैल्यूएशन से डर लगता है। डेल्टा इज इन ओनली कैसीनो, तो व्हेन इन डाउट स्टे अवे, व्हेन इन डाउट स्टे अवे। यस, बाकी ये सारे स्टॉक्स महंगे रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, और इनका एक आप एक रिस्की पोर्टफोलियो बना ले, अगर आपको फोमो से बचना है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाए आपके, वो कर सकते हैं। चलिए, आई थिंक वी शुड टेक लास्ट 1 or 2 क्वेश्चन बिकॉज़ 7:30 का स्टॉप लॉस है आज का। तो मेरे को बोलते जाता, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है। संदीप जी, एक मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन है। संदीप जी, यस सर, बिल्कुल जी। संदीप जी घर में शादी है, इसलिए 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लीजिए, कारण क्या है कि संदीप जी को शादी अटेंड करने जाना है। 7:30 के पहले ही एग्जिट कर जाएंगे हम सभी। संदीप जी, आपने 5G के ऊपर जब आपका प्रेजेंटेशन में आपने 2 चीजें बताई, भारतीय एयरटेल और इंडस टावर के ऊपर, तो उसके साथ ही 5G में जो एक कंपनी जो मेरे को भी लेटर ऑन स्टेज पे समझ में आया, HFCL जो है ऑप्टिकल फाइबर की सबसे बड़ी कंपनी है, जो ऑप्टिकल फाइबर का काम जो इस 5G के रिलेटेड कर रही है, तो 17 का आइटम बहुत बढ़ गया है, तो अभी भी उसको स्कोप है क्या लेने के लिए, क्योंकि 5 का मेरी एक प्रॉब्लम क्या है, जो भी कंपनी कोई पहले कोई उल्टा काम कर देती है ना, भले उसमें कोई भी आ जाओ, मैं उस कंपनी को जनरली मैं उसका नाम नहीं लेता, ठीक है,
मेरे को कोई पर्सनल ट्रेडिंग करनी है, किसी को बताना हो, पर मैं फोरम में आके मैं HFCL बोलूंगा ना, भले ही वो 70 का 140 भी हो जाए, पर आपको अच्छी फीलिंग नहीं आएगी कि यार HFCL चोर करनी बता के। हालांकि अच्छी है, उसमें इन्वेस्टर है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, बट जिसने पास्ट में ऐसा कर दिया तो पता नहीं। बट यस, मल्टीबैगर बना, लोगों ने पैसा कमाया है, बहुत लोग पैसा कमा रहे हैं, मेरे भी बहुत सारे जानकार हैं, इन्वेस्टेड है, और अभी भी अपॉर्चुनिटी ऐसा नहीं है, बट अगेन अपना अपना इथोस होते हैं। आई थिंक थैंक यू। Thank you very much, Sandeep ji. Virag, you please officially give the thanks. थैंक यू सर, थैंक यू दूध साहब, थैंक यू विराग जी, थैंक यू पांडे जी, दिलखुश जी, आचार्य जी एंड रुपेश जी, थैंक यू सोन पारक साहब, थैंक यू सो मच। और बाकी सब लोगों को भी बहुत बहुत थैंकफुल टू यू सर, यू हैव स्पेयर योर टाइम। ऑडियंस, क्योंकि क्या होता है, एक ही चीज को सुनते सुनते भी लोग परेशान हो जाते हैं, बट क्या करें, बातें तो वही रहेंगी, रोज बात तो नहीं कर नहीं सकते हैं, बट यस था। थैंक यू सो मच। थैंक्स वंस अगेन। शादी के टाइम से छोड़ के आपने अटेंड किया, आई एम वेरी थैंकफुल। अपन कोई को करेंगे अच्छी से। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वंडरफुल प्रेजेंटेशन। यस टूटेगा ना तब करेंगे इस बार। यस मलहम लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए, पेशेंस देने के लिए और धैर्य बनाने के लिए आना पड़ता है, वहां पे मेंटोरिंग की जरूरत है। अच्छे मार्केट में तो हर स्टॉक चलता है, बट खराब मार्केट। संदीप जी, एक नेक्स्ट वेबिनार अपन करना चाहते हैं क्रिप्टो के ऊपर, बिकॉज क्रिप्टो के बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है। मैं क्रिप्टो पे आई एम नॉट द राइट पर्सन। क्रिप्टो लीगलाइज कर दिया गया है। नहीं, आई एम नॉट द राइट पर्सन, मेरे को आता ही नहीं है। हाउ इट विल बी अफेक्ट द मार्केट? तो अब ये अफेक्ट तो कर ही रहा है, हमें तो फील होता है ऐसा कि जो भी जेंसी लोग हैं, जो यंग जनरेशन है, वो लोग क्रिप्टो पे पोर्टफोलियो बना रहे हो। जितने क्रिप्टो में ट्रेडर्स जनरेट किए हैं, जितने केवाईसी क्रिप्टो में आया है, वो इतने सालों में म्यूचुअल फंड में नहीं आए। जो यहाँ की ग्रोथ है वो पता नहीं, थोड़ा तो डर लगता है। बाकी मैं एकदम नहीं जानता, ज्यादा समझता नहीं। कभी कोई जानकार व्यक्ति को लाके वेबिनार करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वो अपन देख लेंगे, मैं सजेस्ट कर दूंगा। वो सजेस्ट कर। थैंक यू वेरी मच सर फॉर द वंडरफुल प्रेजेंटेशन इन लिमिटेड टाइम। Devoted your full time in the research and wonderful presentation you presented, sir. There are so many appreciation on all our platform, on YouTube and on LinkedIn, on Twitter as well. So we all are very thankful to you. On behalf of all the viewers, all the attendees, we are giving thanks to you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. नमस्कार नरेश जी। थैंक यू विराग जी। Thank you, Virag ji. Thank you. Thank you so much. Thanks, Virag ji, Naresh sir.